विशाल ने जब रेस्टोरेंट के मेन्यू में मौजूद हर चीज ऑर्डर कर दी तो सब परेशान हो उठे। ऊपर से उसकी बातें भी संख्या को सुननी पड़ रही थी कि ये सब देख के नितिन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने विशाल के पास जाकर उसे घूरते हुए पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए क्या? विशाल ने बड़े डरावने तरीके से नितिन की तरफ देखा तो वो झेप गया। तभी विशाल गुरूर भरे लहजे में पलटकर सवाल करता है, क्या हमने तुम्हें बुलाया? नितिन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सर। विशाल सख्त आवाज में बोला, तो निकलो यहाँ से। नितिन ने खुद को संभालते हुए कहा, सर वो मेरे कहने का मतलब था कि आप कब से यहाँ बैठे तो मुझे लगा आपको कुछ और भी ऑर्डर करना होगा। विशाल ने एक जलती हुई नजर उस पर डाली और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट है नहीं ना, तो चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। मैं रुकता हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नितिन को विशाल के बोलने का तरीका बहुत डरावना लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, यह आदमी सच में बड़ा खतरनाक है और अजीब सा भी है, इसके आसपास का ऑरा बहुत भयानक है। नितिन डरकर वापस संख्या के पास चला गया। संख्या का हिसाब किताब का काम अभी भी बाकी था पर उसे किचन में सब चेक करना था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी होकर रेस्टोरेंट के किचन में चली गई। नितिन को ये मौका सही लगा तो वो भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पीछे चला गया। अब विशाल को भनक लग चुकी थी कि तभी उसने अपनी मुट्ठी भींची और बोला, ये इंसान इसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती, औरत के लिए सिर्फ मजे करने का एक साधन है। संख्या किचन में आई तो उसने देखा सभी कोक जा चुके थे। वो किचन में कुछ काम करने लगी। उसे पता नहीं चला कि नितिन कब छिपकर किचन में घुस गया। नितिन ने अंदर आते ही किचन का दरवाजा बंद कर दिया और छिपकर संख्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी नितिन संख्या के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी गंदी नजर से संख्या की पतली कमर को देखने लगा। फिर उसने अपनी दाढ़ी को मसला और संख्या की गर्दन को देखने लगा। अब नितिन ने अपने हाथ संख्या की कमर की तरफ बढ़ा दिए और जैसे ही वो उन्हें छूने वाला था तभी विशाल जोर से बोला, कुत्ता अपनी औकात से बाहर जा रहा है। विशाल की आवाज सुनते ही संख्या चौंक गई और वहीं नितिन घबरा गया। दोनों ने देखा कि विशाल किचन की स्लैब से टिककर स्टाइल से खड़ा होकर बड़े खतरनाक तरीके से नितिन को घूर रहा था। नितिन ये देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि उसने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये आदमी अंदर कैसे आया और कब आया? नितिन को तो वो अंदर आते दिखाई नहीं। नितिन अपने दिमाग पर जोर लगाने लगा तो विशाल ने फिर कहा, अरे कह रहे हैं ना कुत्ता औकात से बाहर जा रहा है, इतना क्या सोच रहा है? 7 जन्म लेने पड़ेंगे हमारे बारे में जानने के लिए। संख्या ने देखा विशाल उसके पीछे देखकर बोल रहा था तो संख्या पीछे मुड़ी और एक बार फिर चौंक गई। नितिन उसके ठीक पीछे खड़ा था। संख्या उसे देखकर हड़बड़ा गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल तुम्हें इनसे पूछना चाहिए, मैं तो फिर भी करता हूँ, लेकिन ये तो बाहर के हैं, फिर अंदर कैसे आ गए? संख्या सख्त लहजे में बोली, कई बार बाहर वालों से ज्यादा खतरा अपनों से ही होता है और तुम हमारे कितने अपने हो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारी मर्जी है हम जिससे भी सवाल करें। अब यहाँ से बाहर जाकर सीधा घर के लिए निकल जाओ। अब हमारे रेस्टोरेंट का ध्यान हम खुद रख सकते हैं। इतना कहकर संख्या गुस्से से नितिन को घूरने लगी। तभी विशाल ने भी गुस्से से नितिन को घूरते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या? उसने क्या कहा? निकलो यहाँ से, क्योंकि वो अकेली नहीं है यहाँ पर। नितिन विशाल की तरफ बढ़ने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप होते कौन है मुझे ये सब बोलने वाले? इतना कहकर नितिन विशाल की तरफ बढ़ ही रहा था कि विशाल ने उसके पैरों में अपनी टांग अड़ा दी तो नितिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। ये नजारा देखकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई जो धीरे धीरे गहरी होने लगी। अब विशाल उसकी खूबसूरत मुस्कान को निहार रहा था कि कोई मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। विशाल नशे में चूर होकर संख्या को देख रहा था। संख्या को शांत देख उसने नशीली आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें खुशी मिली इससे? संख्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत। संख्या का इतना कहते ही विशाल ने क्लब से एक बड़ा सा बर्तन उठा लिया और उसे लेकर नितिन की तरफ बढ़ने लगा। संख्या ये देखकर दंग रह गई और विशाल को तेजी से रोकने के लिए दौड़ी, इससे पहले कि वो उससे नितिन को मारे। विशाल जैसे ही नितिन को मारने वाला था नितिन जोर से चिल्लाया और तभी संख्या उन दोनों के बीच में आ गई। उसे देखकर विशाल के हाथ हवा में ही रुक गए और वो गुस्से से संख्या को देखने लगा। उसे रोककर संख्या ने चैन की सांस ली और फिर झल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे आप? विशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिल रही थी तो उसे करने में मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? संख्या हैरान परेशान से उसे देख रही थी। उसने पूछा, पर आपके ऐसा करने से वो मर सकता था? विशाल जुनून से उसे देखते हुए बोला, तो मर जाने दूं, हम दोनों को शांति मिल जाएगी। अब संख्या हैरानी से विशाल को देख रही थी। पता नहीं विशाल को क्या हो गया था और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। संख्या ने विशाल की आंखों में झांकते हुए कहा, आप ही ना सर बड़े अजीब हो, सीधा मारने ही चले लड़के को। अरे इसे यहाँ से भगा दो, वही काफी है हमारे लिए। इतना कहकर संख्या ने विशाल के हाथ से वो बड़ा बर्तन ले लिया और उसे वापस स्लैब पर रखते हुए किचन से बाहर चली गई। उसके जाते ही विशाल ने बेहद डरावने तरीके से जमीन पर पड़े नितिन की तरफ देखा जो विशाल को देखकर घबरा रहा था। विशाल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और नीचे झुककर एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। नितिन दर्द से चीखता रहा। इससे पहले विशाल ने उसके मुंह को दबा दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस पर अपनी बुरी नजर डाली? हाँ, तू उसको छूने वाला था? इतना कहते ही विशाल ने उसके मुंह को पूरी तरह से दबा दिया। अब नितिन दर्द से तड़प रहा था पर चिल्ला नहीं पा रहा था, लेकिन विशाल गरज रहा था, तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की उसे सिर्फ हम छू सकते हैं। वो हमारी है, हमारे लिए बनी है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता और कोई भी उसे छू नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा हम उसको मार देंगे। विशाल को पता नहीं था कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रहा था पर उसे नितिन का संख्या की तरफ हाथ बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और आज वो उसे जान से मार देना चाहता था। विशाल के भयंकर रूप को देखकर नितिन की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे भी ज्यादा डर लग रहा था विशाल से। नितिन ने विशाल के सामने हाथ जोड़ लिए और उसे छोड़ने के लिए भीख मांगने लगा। तभी विशाल ने उसका मुंह जोर से दबा दिया और उसकी जांघ पर अपना पैर रखकर उसे भी दबाने लगा। अब नितिन को भयंकर दर्द हो रहा था। वो विशाल के सामने गिड़गिड़ाने लगा पर विशाल को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो अब और खूंखार रूप धारण कर चुका था। तभी उसके कानों में संख्या की हसीन और मीठी आवाज सुनाई दी, हाँ दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर आइए। संख्या की आवाज सुनते ही विशाल ने नशे में चूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली और संख्या को इमेजिन करने लगा कि वो कैसे उस वक्त मुस्कुरा रही थी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विशाल संख्या की खूबसूरती में खो गया था और इसी का फायदा उठाकर नितिन वहां से भागने लगा। पर तभी विशाल ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना बहुत बुरी तरह मरेगा तू। नितिन बहुत डर गया था इसलिए विशाल ने उसे जैसे ही छोड़ा नितिन ने आओ देखा ना ताओ और भागते हुए वहां से बाहर निकल गया।
बाहर आया तो संख्या की नजर उस पर पड़ी, पर नितिन अब एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका और रेस्टोरेंट से बाहर भाग गया। संख्या तो उसे हैरानी से देखती रह गई। तभी विशाल किचन से बाहर आया और संख्या की तरफ देखने लगा। संख्या ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथों में हाथ डालकर कहा, तो आपने उसे भगाई दिया? हाँ, चलो ये अच्छा किया आपने, अब हम आराम से हिसाब किताब कर पाएंगे। इतना कहकर संख्या वापस चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगी तो विशाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। संख्या ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो उसके जिस्म में सिरहन होने लगी। अब विशाल बेहद आकर्षक तरीके से संख्या को देख रहा था। तभी संख्या हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं? विशाल अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? संख्या हैरानी से विशाल की तरफ देखने लगी। ये आदमी कितना अजीब है, कहीं तो बहुत बुरा बन जाता है और कभी बहुत अच्छा। अब संख्या उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। तभी विशाल कातिल मुस्कान लिए बोला, इतनी आसानी से तो तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकते हैं? इतना कहकर विशाल संख्या के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूरने लगा। संख्या ने अपनी नजरें फेर ली और नोटबुक के हिसाब किताब करने लगी। विशाल उसे एकटक देख रहा था। तभी संख्या से हिसाब में गड़बड़ हो गई। अब उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर विशाल परेशान हो गया और वो उठकर संख्या के बगल में बैठ गया, पर उसे जरा सा भी छुआ नहीं। विशाल को अपने इतने पास देखकर संख्या सहम गई तो विशाल ने उसके हाथ से पेन ले लिया और दोनों की नजरें आपस में मिलने लगी। तभी बाहर फिर से आसमान में बादल छाने लगे, तेज तेज हवाएं चलने लगी और अंदर विशाल और संख्या एक दूसरे की आंखों में जुनून से देख रहे थे। संख्या ने विशाल की आंखों में देखते हुए पूछा, ये सब इतना अजीब क्यों है? जब भी हम उनके पास होते हैं तो हमारी धड़कनें सामान्य क्यों हो जाती है? विशाल भी संख्या की आंखों में देखते हुए एक जुनून भरी आवाज में बोला, हमें खुद मालूम नहीं है ये सब क्यों हो रहा है। इतनी ताकत होने के बावजूद हम इस अनजानी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख जा रहे थे। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से संख्या सहम गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अब विशाल उसके खूबसूरत चेहरे को दीवानों की तरह देख रहा था। उसका हाथ फिर से संख्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी संख्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा, रुक जाइए सर, वरना आप फिर से मुझ पर आपको रिझाने का इल्जाम लगाएंगे। ये सुनते ही विशाल के हाथ हवा में ही रुक गए। उसे संख्या की इस बात को सुनकर गुस्सा आने लगा, पर वो कह तो सही रही थी। तभी विशाल ने अपना हाथ पीछे ले लिया और टेबल पर रखी नोटबुक में देखने लगा। संख्या ने इधर उधर देखा कि तभी विशाल बोला, हो गया। संख्या ने विशाल की तरफ देखा और फिर अपनी नोटबुक की तरफ देखा, जिसमें सारा हिसाब हो चुका था। कि देखकर संख्या दंग रह गई। अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं और आपने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या संख्या समझ पाएगी कि विशाल कोई साधारण आदमी नहीं है? लेकिन विशाल आखिर है कौन? संख्या ने विशाल की तरफ और फिर अपनी नोटबुक की तरफ देखा, जिसमें सारा हिसाब हो चुका था। संख्या दंग रह गई और उसने पूछा, अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं और आपने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, भूलो मत, हम तुम्हारे मैथ्स के प्रोफेसर हैं, ये हमारे लिए चुटकियों का खेल है। संख्या ने हैरानी से अपनी नोटबुक ली और उसे चेक करने लगी। हिसाब एकदम सही था और उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं थी। तभी संख्या ने नोटबुक को पकड़ा और उठाकर अपने बैग में डाल लिया। संख्या बड़ी लगन से अपना काम कर रही थी और विशाल उतनी ही शिद्दत से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। विशाल को पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा था। अपना मकसद भूलकर वो इस लड़की के पीछे पागल हुआ जा रहा था, जो कि एक परी है, कोई आम इंसान नहीं। तभी संख्या ने अपना बैग पैक किया और विशाल की तरफ देखा तो विशाल ने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, सर अब हमें चलना चाहिए, रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है। विशाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। इतना कहकर विशाल रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा। तभी उसने देखा संख्या अभी भी अंदर खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी विशाल अंदर आया और बोला, चलो क्या हुआ? संख्या ने कहा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है और मुझे इस लाइट को बंद करना है, कैसे करूं? विशाल अंदर आया, उसने स्विच को ऑफ कर दिया। रेस्टोरेंट की लाइट बंद हो गई और विशाल ने संख्या को बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गई तो विशाल भी बाहर आ गया और उसने संख्या से ताला मांगा। संख्या ने उसे ताला दे दिया और विशाल ने जल्दी से ताला लगा दिया। संख्या आगे मुड़ी और सड़क के किनारे खड़ी होकर कैब या ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। विशाल ने गलती से चाबी अपनी जेब में डाली और संख्या के पास जाकर खड़ा होकर सुनसान सड़क को देखते हुए बोला, सुबह तक मिल जाएगी ऑटो रिक्शा। संख्या ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर वापस सड़क को देखने लगी। संख्या काफी देर तक वहां खड़ी रही। अब विशाल उसके बगल में खड़ा होकर उसे देखते जा रहा था। संख्या थक चुकी थी, उसे नींद भी आ रही थी, पर कोई ऑटो वाला आ ही नहीं रहा था। संख्या विशाल की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगी तो विशाल ने पूछा, अब चले आप, सुबह तक यही रुकना है? संख्या उसकी तरफ मुड़ी और बोली, हम तो चलने के लिए तैयार है, पर डर लग रहा है। विशाल ने कहा, डरने की क्या जरूरत है, जब डर का बादशाह खुद तुम्हारे साथ है, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। संख्या बड़बड़ाई, तो आपसे ही डर लगता है। विशाल ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखकर पूछा, हमसे क्यों डर लगता है? क्या हम आपको शैतान दिखाई देते हैं? विशाल की बात सुनकर संख्या घबरा गई। उसे फिर से वो काले कपड़ों में लपेटा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वो डरावनी काली दुनिया जहां पर उस बुराई के बादशाह का राज चलता है उसे दिखाई देने लगी। तभी संख्या ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया और घबराने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर विशाल ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? संख्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हमें घर जाना है प्लीज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। संख्या की बात सुनकर विशाल परेशान हो गया। उसने अपने हाथ संख्या की तरफ बढ़ा दिया। तभी उसने बीच रास्ते में अपने हाथ को हवा में रोक दिया और झट से पीछे करके बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, हमें भी लेट हो रहा है। इतना कहकर विशाल वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। संख्या ने गहरी सांस ली। हमें उस शैतान को भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो हमारे दिमाग पर हावी होने लगेगा। संख्या ने खुद को शांत किया और गाड़ी में जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने लगी। तभी विशाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम तुम्हारे ड्राइवर नहीं है जो तुम ऐसे पीछे जाकर बैठ रही हो। संख्या इतराकर बोली, साफ साफ कही ना कि आगे बैठो। ये सुनकर विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और संख्या आगे आकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से चल दिया। विशाल अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, पर रह रहकर तिरछी नजरों से संख्या की तरफ ही देख रहा था, जो शांति से बैठकर सामने देख रही थी। संख्या और विशाल दोनों को ही काफी अलग एहसास हो रहा था। दोनों एक दूसरे से अनजान होकर भी अनजान नहीं थे। दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, जिसका दोनों को अंदाजा नहीं था। विशाल की गाड़ी सड़क पर तेजी से चल रही थी। तभी उनके रास्ते में एक भेड़िया आ गया तो विशाल ने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। संख्या को जोर का झटका लगा तो वो हैरान होकर विशाल की तरफ देखने लगी, जो सामने सड़क पर उस भेड़िए को अजीब नजरों से देख रहा था। भेड़िया भी विशाल को घूरे जा रहा था।
संख्या को कुछ समझ नहीं आया कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा था। संख्या को घबराहट होने लगी तो उसने डरते हुए कहा, सर। विशाल बिना संख्या की तरफ देखे बोला। संख्या ने फिर कहा, सर यहाँ से चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए ना कितना भयानक जंगल है और ये भेड़िया भी कितना डरावना दिख रहा है। प्लीज हमें यहाँ से ले चलिए। विशाल उस भेड़िया को घूरे जा रहा था। तभी उनके कानों में संख्या की ये मीठी बोली सुनाई दी तो विशाल अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने आप को शांत किया और संख्या की तरफ देखने लगा जो काफी घबराई हुई थी। उसका परेशान चेहरा देखकर विशाल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संख्या बोली, हाँ सर प्लीज जल्दी चलिए। विशाल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। संख्या को अब जाकर सुकून मिला और वो चैन से बैठ गई। विशाल गाड़ी चलाते हुए भी संख्या के चेहरे को जुनून से देख रहा था। उसे संख्या का साथ अच्छा लग रहा था और वो इस पल को खत्म नहीं होने देना चाहता था। तभी उसने अपनी गाड़ी को तब दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। संख्या को पता ही नहीं चला क्योंकि संख्या ज्यादा रास्ते के बारे में जानती ही नहीं थी और ऊपर से रात भी हो चुकी थी, इसलिए उस रास्ते के बारे में पता ही नहीं चला कि विशाल उसे गलत रास्ते ले जा रहा था। विशाल की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और संख्या खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर काफी ठंडा मौसम लग रहा था। तभी संख्या ने विशाल की तरफ देखा और बोली, सर क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ? बाहर काफी अच्छा मौसम हो रहा है। संख्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जैसा तुम चाहो। ये सुनकर संख्या खुश हो गई। उसने खिड़की खोल दी और बाहर से ठंडी हवा उसके खूबसूरत चेहरे पर आने लगी जिससे संख्या के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। विशाल उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हुआ जा रहा था। विशाल अपनी पलकें झपकाना भूलकर संख्या को देखे जा रहा था। इस वक्त जुनून और शिद्दत उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। संख्या खुश होकर विशाल की तरफ देखने लगी तो विशाल उसे देखकर अंदर तक खिल गया। इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की उसके सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। विशाल का दिल धक धक करने लगा। वो अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या के चेहरे को देख रहा था। तभी संख्या को भी अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें फेर ली। उसे विशाल से शर्म आ रही थी। वो उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। संख्या की झुकी हुई नजरों को देखकर विशाल और दीवाना होने लगा। तभी संख्या अपनी धीमी आवाज में सहमते हुए बोली, सर। विशाल ने दीवानेपन भरे लहजे में कहा, हमें सर मत कहो। संख्या ने हैरानी के साथ पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? विशाल ने बिना किसी भाव के बोला, बस यही कि अकेले में तुम हमें सर नहीं बोलोगी। संख्या ने फिर पूछा, ऐसा क्यों सर? विशाल बोला, बस हमारी मर्जी। संख्या ने भी मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारे सर हैं और हम दोनों के बीच यही रिश्ता रहने वाला है, तो हम आपको सर क्यों नहीं बोलेंगे? संख्या की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी उसने कसकर स्टीयरिंग को दबा दिया और जुनून भरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि हम हमारे बीच इस रिश्ते को रहने देंगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। संख्या ने चिढ़कर पूछा, ये रिश्ता नहीं होगा तो कौन सा रिश्ता होगा? नफरत का? विशाल बोला, नफरत के अलावा भी बहुत कुछ होता है अगर आंखें खोलकर देखा और महसूस किया जाए तो। संख्या ने आंखें घुमाते हुए कहा, सर आपकी बातें हमारी समझ से परे हैं। खैर छोड़िए। विशाल भी सख्ती से बोला, हम तुम्हें समझाना भी नहीं चाहते। एक बार फिर से दोनों के बीच खामोशी छा गई। अब गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। संख्या ने महसूस किया कि अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि रेस्टोरेंट से उसका घर इतना दूर नहीं था। संख्या को ये थोड़ा अजीब लगने लगा और वो बोली, सर। वो इतना बोली ही थी कि तभी विशाल जोर से बोला, कहा ना हमें सर मत कहो, हम इस रिश्ते को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देंगे। तभी संख्या झेप गई, सर नहीं कहूं तो क्या कहूं? विशाल बोला, जो तुम्हें ठीक लगे वो। संख्या ने हंसी दबाते हुए पूछा, अंकल? ये सुनकर विशाल को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, हम तुम्हें अंकल दिखाई देते हैं क्या? संख्या बोली, तो आप ही बताइए ना, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? तभी विशाल के चेहरे पर काफी मुस्कान आ गई और वो बड़ी जुनून भरे लहजे में बोला, विशाल। संख्या ने हैरान होकर पूछा, हम आपको उसके नाम के साथ कैसे बुला सकते हैं? विशाल ने पलट कर सवाल किया, क्यों, हम तुम्हारे पति हैं जो तुम्हें हमारा नाम लेने में दिक्कत हो रही है? विशाल की बात सुनकर संख्या बन गई और विशाल की तरफ देखने लगी। विशाल को भी एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें आपस में बातें कर रही थी। उसे देखकर संख्या के तन मदन में सिरहन पैदा होने लगी। उसे शर्म आने लगी। उसकी दाल लाल हो गई। देखकर विशाल का दीवानगी और खुमारी छाने लगी और वो आकर्षक मुस्कान लिए संख्या की तरफ देखने लगा। तभी उसने गाड़ी रोक दी और लगातार संख्या की तरफ जुनून से देखने लगा। गाड़ी रुकते ही संख्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे विशाल की जुनूनी निगाहें सहन नहीं हो रही थी। कितनी दीवानगी छाई हुई थी विशाल की आंखों में। ये देखकर संख्या ने अपनी नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, सर। विशाल ने फिर उसे रोक दिया। विशाल। संख्या का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने कुर्ते को कसकर पकड़ लिया और शर्माने लगी। विशाल नशे से संख्या को देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। संख्या पीछे हटने लगी और विशाल उसके और करीब आने लगा। बाहर का मौसम एक बार फिर बदलने लगा। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी जो खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से संख्या के सुनहरे बाल उड़ने लगे। तभी विशाल उसके पास आया और उसके ऊपर आने लगा। संख्या तेज तेज सांस लेने लगी और धीमी आवाज में बोली, सर। सर। विशाल ने उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा, हमें हमारे नाम से पुकारो। संख्या निन्याती हुई बोली, नहीं होगा प्लीज। विशाल ने भी जैसे जिद ठान ली थी, तुम्हें करना होगा वरना हम तुम्हें घर नहीं छोड़ेंगे और पूरी रात हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे। क्या संख्या विशाल को उसके नाम से बुला पाएगी? क्या आज रात विशाल संख्या के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था और उसने जिद ठान ली थी। लेकिन जब संख्या ने जोर देने के बाद भी उसका नाम नहीं पुकारा तो विशाल ने भी जैसे फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हें करना होगा वरना हम तुम्हें घर नहीं छोड़ेंगे और पूरी रात हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे। संख्या बेचैन होने लगी। विशाल उसके एकदम करीब था और किसी भी पल उन दोनों की स्किन एक दूसरे से टच हो सकती थी। संख्या के बाल लहराते हुए विशाल के चेहरे पर आने लगे जिससे वो संख्या की तरफ आकर्षित होने लगा। संख्या के बालों की खुशबू से वो उसका दीवाना हो रहा था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था जो काफी हसीन था। विशाल संख्या के साथ इन पलों को जी रहा था और चाहता था कि ये वक्त थम जाए। विशाल संख्या के और करीब आने लगा तो संख्या हड़बड़ा गई और उससे दूर होकर सिमटने लगी। तभी विशाल अपनी आकर्षक आवाज में बोला, हमारा नाम लो संख्या। संख्या बोली, प्लीज समझने की कोशिश करिए, हमसे नहीं हो रहा है। विशाल ने उसे चैलेंज किया, सोच लो, जब तक नाम नहीं लोगी तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ। संख्या ये सुनकर घबरा गई। उसने हिम्मत की और आंखें बंद करके अपनी मीठी और प्यारी आवाज में बोली,
संख्या के मुंह से अपना नाम सुनते ही विशाल की आंखें बंद हो गई। उसके मुंह से आह की हसीन आवाज निकल गई, जिसे सुनकर संख्या का दिल बेहद जोर से धड़कने लगा। अब विशाल के ऊपर दीवानापन और जुनून सवार हो गया था। अब वो उस लड़की से किसी भी कीमत पर दूर नहीं हो सकता था। वही संख्या की हालत खराब हो रही थी। अब उसे और सहन नहीं हुआ, क्योंकि विशाल के मुंह से ऐसी आह सुनकर वो शर्म से पानी पानी हो गई, और ऊपर से विशाल के बदन से आती आकर्षक खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। संख्या ने तुरंत कार का गेट खोला और झट से बाहर निकल गई। तभी विशाल ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, कयामत ढा रही हो। इतना कहकर विशाल भी कार से बाहर निकल गया और उसने देखा संख्या सिमट कर खड़ी हुई थी। विशाल के सामने उसकी पीठ थी। विशाल दीवानों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा और ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसके गले पर फूंक मारती। संख्या सिहर उठी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। संख्या की ऐसी हालत देखकर विशाल घायल हो गया और उसके कान में बेहद आकर्षक तरीके से बोला कि तुम्हें भी कुछ हो रहा है जो बेहद खूबसूरत और अलग सा है। संख्या तेज तेज सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोली, हाँ। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस करने लगा। तभी उसने अपनी बाहें फैला दी और जोर से दीवानों की तरह कहने लगा, लड़की, तुमने हमारे साथ न जाने क्या कर दिया है। हम इतने ताकतवर होने के बावजूद कुछ समझ नहीं पा रहे। तुमने हमारे दिमाग पर काबू कर लिया है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम हमें हद से ज्यादा पसंद हो। तुम्हारा तो काबू करना भी हमें मंजूर है। विशाल की बात सुनकर संख्या दंग रह गई। उसकी सांसें और तेज तेज होने लगी। अब वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विशाल का सामना कर सके। तभी संख्या ने घबराते हुए कहा, प्लीज हमें घर छोड़ दीजिए। संख्या की बात सुनकर विशाल उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कैसे छोड़ दें हम तुम्हें? कैसे? हाँ, पहली बार इस अजीब से एहसास को हम जी रहे हैं जिनका मतलब तक हम नहीं जानते। इन्हें जाने बिना तुम्हें कैसे छोड़ दे? शायद अब विशाल रणावत तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। विशाल की बात सुनकर संख्या घबराने लगी, पर उसका दिल भी धड़क रहा था। विशाल की ओर ही जा रहा था। अब विशाल जुनून और शिद्दत से संख्या के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। उसने संख्या का हाथ पकड़ना चाहा तो संख्या पीछे हट गई। ये विशाल ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उससे पूछा, क्यों कर रही हो ऐसा, जबकि तुम खुद उन एहसासों को महसूस कर रही हो? संख्या रुआसी हो उठी। सर प्लीज। संख्या ने इतना ही कहा था कि विशाल जोर से चिल्ला पड़ा, सर नहीं विशाल, समझिए, समझाओ। उसे चिल्लाने से संख्या डरने लगी। ये देखकर विशाल ने अपने गुस्से को काबू किया और उसके और करीब आते हुए बोला, देखो हमसे डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम बस अपने गुस्से को रोक नहीं पाते। हमसे दूर मत जाओ, यहाँ। अच्छा, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। संख्या रुक गई और उसने सड़क को देखते हुए कहा, हमें हमारे घर छोड़ दीजिए प्लीज। अब फिर से विशाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया और बोला, गाड़ी में बैठो। संख्या बिना एक पल गवाए तेजी से गाड़ी में बैठ गई। विशाल ने गुस्से से सड़क किनारे लगे एक पेड़ को देखा और कार में जाकर बैठ गया। अब उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई और वो पेड़ बुरी तरह से जलकर राख हो गया। कार में एकदम शांति छाई हुई थी। विशाल गुस्से में जल रहा था। उसे संख्या की बेरुखी सहन नहीं हो रही थी। संख्या डरी सहनी हुई बैठी हुई थी और अपना घर आने का इंतजार कर रही थी। विशाल उसे गुस्से से देख रहा था और उसे बात करना चाहता था, पर यह अभी सही वक्त नहीं था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से संख्या के घर की तरफ बढ़ने लगा। अब विशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो संख्या के साथ वक्त गुजारना चाहता था, पर संख्या उसे डर रही थी, जो कि विशाल को पसंद नहीं आ रहा था। विशाल ड्राइविंग करते हुए गुस्से से बार बार संख्या की तरफ देख रहा था और संख्या नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उधर विशाल सोच रहा था कि हमसे ऐसे ही डरती रही तो काम कैसे चलेगा। हमें ये लड़की पसंद आ गई है, हमसे दूर नहीं रह सकते, पर ये हमारे पास नहीं आना चाहती। शायद हमें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, वरना ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। विशाल ने गहरी सांस ली और बड़ी शांत लहजे में उसे पुकारा, संख्या। संख्या ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, जी। विशाल ने कहा, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, लेकिन हमसे गुस्सा काबू नहीं हो पाता। संख्या बोली, आप डराना नहीं चाहते थे, पर हम तो डर गए ना। विशाल उसे समझाते हुए बोला, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। बस तुम हमसे दूर मत जाओ, ज्यादा पास नहीं तो कम से कम हमेशा हमारी नजरों के सामने तो रहो, वही काफी होगा हमारे लिए। संख्या हैरानी से विशाल की तरफ देखने लगी और उसकी बातों में खो गई, और अचानक उसके मुंह से निकला, हम हमसे दूर क्यों ना जाए। विशाल ने जवाब दिया, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। ये सुनकर संख्या अचकचा गई। उसने फिर पूछा, और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? विशाल ने फिर जवाब दिया, देखो हम खुद नहीं जानते, बस इतना समझ लो, लाजमी हो तुम हमारे लिए। संख्या उदासी भरी आवाज में बोली, लेकिन हम आपसे दूर ही जाना चाहते हैं। आपने जो हमारे बारे में कहा था वो हम भूले नहीं है। सच में हमें आपसे इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी कि हमने आपको अपनी ओर आकर्षित किया है। विशाल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है, और कर भी रही हो। हाँ, हमने गलत तरीके से कहा, और अब तुम खुद सुन लो कि हम तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हद से ज्यादा हो रहे हैं। संख्या चिढ़ उठी, तो हमारी तरफ आकर्षित मत होइए, अभी भी वक्त है। दूर हो जाइए हमसे, कुछ हासिल नहीं होगा आपको हमसे, सिवाय दुख और दर्द के। संख्या की बात सुनकर विशाल को फिर से गुस्सा आने लगा। उसने कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया और बोला, दूर तो अब हम तुमसे जा ही नहीं सकते और न तुम्हें जाने दे सकते हैं, पर इतना जरूर है कि तुम्हारी तरफ से तो हमें दुख दर्द भी मंजूर है। विशाल की जुनूनी और दीवान की भरी बातें सुनकर संख्या के जिस्म में सिरहन दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। संख्या अपनी सोच में गुम हो गई और बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, हमसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। हमारी जान को हर पल खतरा बना रहता है। क्या पता कितनी समस्या लिखी है हमारे नसीब में, क्या पता कब वो शैतान आ जाएगा और मार देगा हमें। हम नहीं चाहते कि हमारी मौत में कोई और भी शामिल हो। संख्या को खामोश देखकर विशाल बोला, ये खामोशी भी तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकती। संख्या ने विशाल की तरफ देखा जो ड्राइविंग कर रहा था। अचानक से संख्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने सामने देखते हुए कहा, काफी जुनून और शिद्दत है आपके अंदर। विशाल बोला, हर हद से ज्यादा और हर सरहद के पार। जिस दिन पूरी तरह हमारा जुनून और दीवानगीपन देखोगी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। संख्या भी मुस्कुरा उठी, हम अपने होश उड़ाने के लिए तैयार है। विशाल ने होठ दबाते हुए कहा, बेहतर है, अब देखती जाओ विशाल राणावत क्या क्या करता है सिर्फ तुम्हारे लिए। विशाल की बात सुनकर संख्या के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई। उसने अपना मुंह फेर लिया, पर तब तक विशाल उसकी मुस्कान देख चुका था और उसका कायल हो रहा था। अब विशाल वापस ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी संख्या के घर के आगे जाकर रुक गई। संख्या ने सामने देखा और बोली, हमारी मंजिल आ चुकी है।
हम चलते हैं। तभी मिशाल ने एकदम से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, जहां हम जाएंगे वही होगी तुम्हारी मंजिल। संख्या ने हैरानी से मिशाल की तरफ देखा और खुद को छुड़ाते हुए बोली, हम चलते हैं। मिशाल ने भी मुस्कुराकर कहा, कल मिलते हैं। संख्या ने मिशाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर निकल गई। मिशाल जुनून से संख्या की तरफ देख रहा था। संख्या आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे अजीब सा एहसास होने लगा और वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो दंग रह गई। गाड़ी में कोई भी नहीं था। संख्या हैरान होकर बोली, ये कहाँ चल गया? संख्या ने इतना ही कहा था कि तभी उसके गले पर ठंडी हवा महसूस हुई और वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा मिशाल उसका बैग लेकर खड़ा शिद्दत से उसे देख रहा था। संख्या हैरान रह गई कि वो कब और कैसे उसके आगे पहुंच गया, जबकि वो तो अभी अभी गाड़ी में बैठा था। संख्या सोचने लगी तभी मिशाल ने उसके आगे बैक करते हुए कहा, ज्यादा जोर मत दो इस नाजुक दिमाग पर, इस पर भी हमारा हक है। क्या संख्या भी मिशाल को पसंद करने लगी है? मिशाल संख्या के जुनून में आगे क्या क्या हरी बात करेगा? क्या होगा जब मिशाल को आसपास ना देखकर संख्या परेशान होगी। तभी मिशाल ने उसके आगे बैक कर दिया, ज्यादा जोर मत दो इस नाजुक से दिमाग पर, इस पर हमारा भी हक है। अब संख्या के होश उड़ रहे थे। मिशाल आज कुछ ज्यादा ही साफ साफ शब्दों में अपने मन की बात बोल रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। तभी संख्या ने झट से अपना बैग ले लिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। मिशाल अपनी दाढ़ी को मसलते हुए नशे भरी नजरों से उसे देख रहा था। संख्या को हैरान देख वो अपनी दमदार आवाज में बोला, मिशाल रानावत, तुम्हारी जिंदगी में कयामत ढाने आ चुका है। ये हसीन बना, अब मुझे अपने मकसद के साथ साथ इसे भी हासिल करना है, वरना धिक्कार है इतने ताकतवर होने में। संख्या चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। मिशाल से दूर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो रुकना चाहती थी पर उसका दिमाग उसे ये सब करने से रोक रहा था। संख्या को बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। वहीं उसके पीछे खड़ा मिशाल अब भी उसे अपनी जुनूनी तेज निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक संख्या रुक गई तो मिशाल उसे गौर से देखने लगा। तभी संख्या उसकी तरफ मुड़ी और अपनी नजरें झुकाकर मीठी आवाज में बोली, गुड नाइट मिशाल। संख्या के मुंह से अपना नाम सुनकर मिशाल की पूरी दुनिया बदल गई। वो अपनी जगह पर जम सा गया था, बिना पल के झपकाए और वो एक टक संख्या के झुके हुए खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। संख्या की सांसें तेज हो रही थी। तभी वो झट से मुड़ी और तेजी से भागने लगी। तभी मिशाल अपने होश में आया और वो भी संख्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। संख्या ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी धड़कनें और तेज हो गई। मिशाल दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसे कातिल निगाहों से देख रहा था। संख्या तेजी से अपने घर के गेट के अंदर घुस गई तो मिशाल के कदम वहीं थम गए। संख्या ने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे और दिल में अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। तभी मिशाल बाहर खड़ा होकर संख्या के घर को देखते हुए बड़बड़ाया, तुम्हें हमारे पास ही आना है, बहुत जल्द हम तुम्हें अपने साथ हमारी दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और हम होंगे, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होगी, सिर्फ मिशाल और संख्या। उधर संख्या घर के अंदर चली गई थी लेकिन उसका दिल अभी काबू में नहीं था। वो गहरी सांसें लेते हुए बड़बड़ा रही थी, ये हमें क्या हो रहा है? हमने हमने उनसे ये क्यों कहा? हे भोलेनाथ, हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। अब क्या होगा? एक तो वो इतने अजीब है और गुस्से वाले, ऊपर से अब वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं। पता नहीं वो हमसे क्या चाहते हैं। संख्या घबरा रही थी, उसे डर लग रहा था और साथ में अलग ही खूबसूरत सा एहसास भी हो रहा था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। किसी तरह संख्या ने खुद को शांत किया और सामने देखा तो सामने खड़ी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे देखकर संख्या झेप गई। तभी सामी ने उसके पास आकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों? संख्या हड़बड़ा उठी, कुछ नहीं माँ, हम तो बस थक गए हैं। सामी शक भरी नजरों से उसे देख रही थी। संख्या को हड़बड़ाते देख उसने फिर पूछा, किसके साथ आई हो घर? क्योंकि नितिन तो कब का आ चुका है और वो काफी डरा हुआ भी है। हुआ क्या था आज, बताओ हमें। सामी के सवालों से संख्या घबरा रही थी। वो सामी को नहीं बता सकती थी कि वो इतनी देर से किसके साथ थी और कौन उसे यहाँ तक छोड़ने आया था। संख्या को खामोश देखकर सामी ने थोड़े सख्त लहजे में उसे पूछा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, किसके साथ आई हो घर तुम? संख्या ने घबराकर जवाब दिया, किसी के साथ नहीं, हम तो अकेले रिक्शा लेकर आए हैं। सामी को गुस्सा आ गया, तुम ऐसे नहीं बताओगी, रुको हम खुद देखते हैं तुम्हें छोड़ने कौन आया है। सामी ने संख्या को एक तरफ किया और गेट खोलने लगी। संख्या घबरा रही थी, अगर सामी ने मिशाल को देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और वो संख्या पर बहुत गुस्सा करेगी। संख्या उसे रोकती। इससे पहले गेट खोलकर सामी घर से बाहर देखने लगी। बाहर कोई भी नहीं था, सब और सुनसान पड़ा था। संख्या ने भी जब बाहर देखा तो चौंक गई, इतनी जल्दी मिशाल वहां से कैसे चला गया और उसकी गाड़ी की आवाज क्यों नहीं आई? सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सामी वापस अंदर आ गई और गेट बंद करते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल कॉलेज जाना है ना। संख्या ने हामी से हिलाया और चुपचाप ऊपर अपने रूम में चली गई। सामी को सोचने लगी और अपने कमरे में चली गई। शिमला शहर के ऊपर काले बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से चांद कहीं छुप सा गया था। शहर से दूर उसे ऊंचे पहाड़ की शिखर पर एक शख्स खड़ा होकर पूरे शिमला शहर को अपनी खतरनाक निगाहों से देख रहा था। उसके भयानक काले कपड़े, उसकी लाल आंखें और उसके चेहरे की डरावनी मुस्कान, सब कुछ बहुत आकर्षक और भयंकर था। उस शख्स के चारों तरफ भेड़िए सिर झुकाकर खड़े थे। तभी वहां पर एक रोशनी दिखाई दी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला जो उस भयानक शख्स के सामने सिर झुकाते हुए बोला, शैतान की जय हो, शैतान का राज कायम रहे। उस शैतान ने शिमला शहर को देखते हुए अपनी भारी आवाज में पूछा, कहो कैसे आना हुआ वामिका? वामिका ने शैतान के सामने अपनी नजर झुकाते हुए जवाब दिया, सरताज अभी तक उस परी का पता नहीं चल पाया है, हमें तो डर है कहीं वो पूरे शैतान लोग के लिए कोई खतरा न खड़ा कर दे। वामिका की बात सुनकर शैतान के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, हमारी अमानत हमसे मिले बिना कुछ भी नहीं कर सकती, बहुत जल्द हमारी उससे मुलाकात होने वाली है। शैतान की बात सुनकर वामिका हैरान होकर बोली, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। ये सुनकर शैतान घुर्राया, जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल हमें भी जरूरी काम है। इतना कहकर शैतान कुछ गहराइयों से सोचने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान तैर रही थी। उसकी नजरों के आगे एक खूबसूरत चेहरा घूम रहा था जिसका वो दीवाना हुआ जा रहा था। उसके दिल और दिमाग पर बस उसका ही जादू छाया हुआ था। शैतान के अजीब बर्ताव और उसकी बातें सुनकर वामिका अपने मन में बोली, ये इन्हें क्या हो गया है? ये तो कभी ऐसे बर्ताव नहीं करते और इंसानी दुनिया में इन्हें कौन सा काम है जो उस परी को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी है? कहीं
कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? और कहीं सरताज इंसानी मोह माया में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो जाएगा। हमें इन्हें रोकना होगा। वामिका को शक होने लगा शैतान पर कि कहीं वो इंसानी मोह माया के जाल में तो नहीं फंस गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरे शैतान लोग के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तभी वामिका ने शैतान की तरफ देखा और बोली, आपको कौन सा काम है जो उस परी को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी है? शैतान ने बेहद भयानक तरीके से वामिका की तरफ देखा तो वामिका झेप गई और उसने डर से अपनी नजरें झुका ली। शैतान उसे अपनी डरावनी निगाहों से घूरते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगा और अपनी दमदार आवाज में बोला, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमसे सवाल जवाब करने लगी हो तुम? भूलो मत, सरताज हैं हम तुम सबके, तुम्हारे रखवाले हैं, तुम सबको बर्बाद करने वाले भी हम ही होंगे। तभी वामिका डर गई। उसे कहा, माफ कीजिएगा सरताज, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस बहन होने के नाते आपसे पूछ रहे थे। शैतान बोला, अभी हम यहाँ किसी रिश्ते को निभाने नहीं आए हैं, हम अपने मकसद को पूरा करने आए हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ, अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस परी को लेकर हम खुद शैतान लोग पहुंच जाएंगे। वामिका ने झट से कहा, माफ करना सरताज, हम आगे से ध्यान रखेंगे। इतना कहकर वामिका ने झुककर शैतान का आदर किया और वहां से वापस शैतान लोग चली गई। उसके जाते ही शैतान के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को डरावने तरीके से मसला और बोला, कैसी कयामत हो तुम, हमें हमारे मकसद से ही दूर कर दिया। चलो तो अब मकसद से पहले तुम्हें ही हासिल किया जाएगा। शैतान बेहद भयानक तरीके से आसमान को घूरने लगा और कुछ खतरनाक करने का सोच रहा था। तभी संख्या बाथरूम से बाहर आई और उसने अपने बालों को जूड़े में बना लिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। बाहर से आती ठंडी हवा उसके चेहरे पर आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस ठंडी हवा को महसूस करने लगी। उसके दिमाग में मिशाल का चेहरा घूमने लगा तो उसे शर्म आने लगी। उसके तन मन में अलग ही एहसास उमड़ने लगे, जिनका मतलब उसे पता नहीं था, पर उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, संख्या की कहते ही शैतान के चेहरे पर हद से ज्यादा जुनूनी और आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम सिर्फ हमारी हो। शैतान के कहते ही संख्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे हद से ज्यादा शिद्दत से याद कर रहा है। संख्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हम भी आम इंसान होते, हमारे ऊपर उस शैतान का खतरा नहीं होता, हम भी अपनी जिंदगी को खुशी से जी सकते थे। संख्या अपने ख्यालों में खो गई थी और रात यूं ही बीत रही थी। अगली सुबह संख्या तैयार होकर घर के बाहर खड़ी थी और अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में सामी बाहर आई और दोनों माँ बेटी मिलकर कैब में बैठकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गई। सामी आगे बढ़ी और बोली, लाओ चाबी दो, जल्दी से रेस्टोरेंट खोल देती हूँ, कस्टमर आते ही होंगे। संख्या ने अपने बैग में हाथ डाला और चाबी ढूंढने लगी, पर उसे चाबी नहीं मिली। संख्या परेशान हो उठी, माँ चाबी नहीं है हमारे पास। सामी हैरानी से बोली, तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है बेटा? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? कल तुमने ही तो लॉक किया था ना रेस्टोरेंट को। संख्या को सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि रेस्टोरेंट तो विशाल ने लॉक किया था, इसका मतलब चाबी उसके पास ही होगी। संख्या परेशान हो गई और अपने मन में बोली, हे भोलेनाथ, इसका मतलब चाबी उनके पास है। मैं क्या करूंगी? उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? नहीं, मुझे उनके सामने नहीं जाना है। कल जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, पर चाबी तो लानी पड़ेगी, वरना रेस्टोरेंट कैसे ओपन होगा? अब क्या करूं मैं? सामी ने पूछा, क्या सोच रही हो तुम? जल्दी से कुछ करो, अभी भीड़ जमा हो जानी है, फिर क्या करेंगे हम? मिशाल की जिंदगी का क्या मकसद था? उसके पास कौन सी ताकतें थी? क्या वो वही संख्या और उसकी माँ सामी दोनों इस वक्त अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन संख्या को रेस्टोरेंट की चाबी नहीं मिल रही थी। जब उसे याद आया कि कल रात वो मिशाल के साथ थी, जब वो रेस्टोरेंट से निकली थी, तो उसके होश उड़ गए। संख्या को परेशान देख सामी ने पूछा, क्या सोच रही हो तुम? जल्दी से कुछ करो, अभी भीड़ बढ़ जानी है, फिर क्या करेंगे हम? संख्या बोली, माँ आप चिंता मत करिए, हम कुछ करते हैं ना। सामी इधर उधर टहलने लगी। संख्या को सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर संख्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत समझ गई थी कि वहां पक्का मिशाल आ गया है और वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। तभी संख्या ने एक गहरी सांस ली और तेजी से भागते हुए रेस्टोरेंट के एक साइड में जाकर छुप गई और सड़क की तरफ देखने लगी। तभी गाड़ी में से मिशाल बाहर निकला। उसने डार्क ब्राउन कलर का शर्ट, ब्लैक पैंट और चेहरे पर काला चश्मा पहना था। अब वो रेस्टोरेंट की तरफ रौब से बढ़ने लगा। मिशाल को वहां देखकर संख्या की धड़कनें तेज होने लगी। मिशाल इस वक्त कितना हैंडसम लग रहा था और कितना रौबदार भी। संख्या एक तक मिशाल को देखे जा रही थी और उसे देखकर उसके गाल लाल हो रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मिशाल के सामने जाने की। कल उसने उसका नाम लिया था और दोनों के बीच बड़ी अजीब सी बातें हुई थी। अब मिशाल रेस्टोरेंट के आगे खड़ा होकर संख्या को ढूंढने लगा। उसे पता था कि संख्या यही होगी, क्योंकि बिना चाबी के रेस्टोरेंट खुलेगा नहीं और चाबी तो मिशाल के पास है, जिसके बहाने वो संख्या से मिलने आया था। तभी मिशाल को देखकर सामी बोली, माफ कीजिएगा, अभी रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है, आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। मिशाल ने अपना चश्मा उतारा और सामी की तरफ देखकर बोला, हमें संख्या से मिलना है। तभी सामी को याद आया कि ये तो वही अजीब आदमी है जिसने कल इतना सारा खाना ऑर्डर किया था, फिर इसको संख्या से क्या काम है? सामी ने मिशाल को घूरा और हैरान होकर पूछा, पर आप कौन है और हमारी बेटी से क्यों मिलना चाहते हैं? मिशाल बोला, आपकी बेटी ने अपने रेस्टोरेंट की चाबी हमारे पास छोड़ दी थी, वही उसे वापस करने आया है, बुलाइए उसे, कहाँ है वो? मिशाल की बात सुनकर सामी हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके रेस्टोरेंट की चाबी सामी के पास कैसे आई और संख्या ने चाबी इसे क्यों दी। उसने पूछा, पर आपके पास चाबी क्यों छोड़ी उसने? मिशाल ने जवाब दिया, दरअसल कल रात हम डिनर कर रहे थे, तभी वो लड़का जो संख्या के साथ आया था वो उसे अकेले छोड़कर चला गया था। डिनर करने के बाद हम भी जा रहे थे, लेकिन आपकी बेटी से रेस्टोरेंट का ताला बंद नहीं हो रहा था, तो हमने उसकी हेल्प कर दी और गलती से चाबी हमारी जेब में डाल दी। मिशाल की बात सुनकर दीवार के पीछे खड़ी संख्या हैरान रह गई। मिशाल ने उसे बचाने के लिए सामी से झूठ बोला, क्योंकि अगर वो सच बता देता तो सामी संख्या को छोड़ती नहीं और उसे सवाल पूछ कर उसका दिमाग खराब कर देती। मिशाल की बात सुनकर सामी को नितिन पर बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से संख्या को एक अनजान आदमी से मदद लेनी पड़ी। अब मिशाल अपनी बेताब और तलबगार निगाहों से संख्या को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। अब वो बेचैन हो रहा था उसके एक दीदार के लिए, और वही संख्या उसे छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। सामी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, लाइए हमें चाबी दे दीजिए, संख्या तो पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद इसे कोई काम होगा। सामी नहीं चाहती थी कोई भी अनजान आदमी संख्या के आसपास भी भटके और उस पर बुरी नजर डाले, क्योंकि संख्या की खूबसूरती अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी और ये आदमी जवान और आकर्षक लग रहा था, इसका संख्या से दूर रहना ठीक था। अब मिशाल को गुस्सा आ रहा था। वो तो यहाँ संख्या से मिलने आया था, पर वो लड़की तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो उसका दीदार कैसे करेगा?
गुस्से में जलते हुए मिशाल ने सामी को चाबी दे दी और इधर उधर देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही सामी ने रेस्टोरेंट खोला और अंदर चली आई। मिशाल गुस्से में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सुबह सुबह उसका मूड खराब हो गया था। कहाँ वो सारे काम छोड़कर संख्या से मिलने गया था और उससे मिल ही नहीं पाया। मिशाल ने स्टेयरिंग को दबाकर अपने दांत पीसते हुए कहा, हमें पता है तुम हमसे भाग रही हो, हमारे सामने नहीं आना चाहती हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो हमारी नजर तुम पर पड़ चुकी है, जो जिंदगी भर तुमसे हटने वाली नहीं है। तुम्हें तो अब हमारे पास आना ही होगा। मिशाल के जाते ही संख्या सामने आई और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। तभी उसे देखकर सामी ने पूछा, तुम पागल हो गई हो क्या? संख्या घबरा गई। आप ऐसा क्यों बोल रही है माँ? सामी बोली, हमने तुम्हें किसी अनजान आदमी से बातचीत करने से मना किया था ना, और तुमने उसे चाबी दे दी। संख्या बोली, माँ वो हमारे टीचर है, कोई अजनबी नहीं है। सामी हैरान हो उठी, तो तुमने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? संख्या बोली, वो थोड़े गुस्सैल और घमंडी इंसान है और थोड़ा संकी भी है, तो कहीं उनको गुस्सा ना आ जाए, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहा हमने, और एक रेस्टोरेंट के मालिक की तरह बर्ताव किया। उन्होंने लॉक लगाने में मेरी हेल्प की थी, क्योंकि आपका नितिन तो भाग गया था ना। सामी गुस्से से भरकर बोली, इस नितिन से तो आज मैं बात करूंगी, इसके भरोसे तो हम तुम्हें छोड़ ही नहीं सकते। संख्या बोली, सही कहा आपने माँ, अब हम कॉलेज के लिए निकलते हैं, हमें देर हो रही है। सामी ने कहा, ठीक है, आराम से जाना और किसी भी गैर मर्द को खुद को जरा भी छूने मत देना। पता है ना, वो आ चुका है और तुम्हारी तलाश में लगा हुआ है। शैतान का जिक्र होते ही संख्या उदास हो गई और बोली, हम पूरा ध्यान रखेंगे माँ। ये कहकर संख्या वहां से एक टैक्सी लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। टैक्सी में संख्या उदास बैठी थी। उसे अपनी किस्मत और अपने अस्तित्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश वो भी आम इंसान होती तो उसे इंसानी दुनिया में खुशी से और प्यार से रहने को मिलता, पर यहाँ तो उसके सर पर मौत मंडरा रही है, जो कभी भी उसे जान से मार सकती है। संख्या उस डरावने ख्यालों को सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तभी इन परेशानियों के बीच उसके सामने मिशाल का आकर्षक चेहरा घूमने लगा। मिशाल का ख्याल आते ही संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके गाल लाल हो गए। उसे मिशाल की कही सारी बातें याद आ रही थी। संख्या समझ गई थी कि मिशाल उसे क्या चाहता है। तभी संख्या ने सीट से सिर टिका दिया और मुस्कुराते हुए बोली, घनी अंधेरी रात में हमारी जिंदगी में नई सुबह की रोशनी भरकर वो आया है। उसने हमसे हमें ही चुराया, हम खुद की ओर बढ़ाया है, दिल में नई चमक और उत्साह जगाया है। इतना कहकर संख्या ने अपनी आंखें बंद कर लिया और मिशाल को याद करने लगी। कितनी जुनूनी और दीवानगी से भरा हुआ इंसान है, कितना तूफान और तबाही है उसकी गहरी राज भरी आंखों में। कुछ तो अलग है इस आदमी में, जो सबसे जुदा है और सबसे खास। संख्या उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। मिशाल को याद करते हुए संख्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान उभर आई थी। अचानक से वो मुस्कान गायब हो गई। तभी संख्या ने अपनी आंखें खोली और परेशान होकर बोली, हम एक इंसान से अपना दिल कैसे लगा सकते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम तो पैदाइश शैतान की अमानत है, उनका शिकार, और यहाँ हम इस जुनूनी इंसान से दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको धोखा नहीं दे सकते निशाल। आपने हमारी तरफ अपने कदम बढ़ाए और हमें अपने कदम पीछे लेने होंगे, वरना तकलीफ आप ही होंगी। इतना कहकर संख्या ने गहरी सांस ली और शिद्दत से मिशाल को याद करने लगी। संख्या की सच्ची पुकार मिशाल पहुंच रही थी। वो इस वक्त अपने कैबिन में बैठा बेचैन और बेताब हो रहा था। अब उसे संख्या से मिलना है, किसी भी कीमत पर। मिशाल जानता है कि इस वक्त संख्या उसे ही याद कर रही है, लेकिन उसे दूर जाने की कोशिश भी कर रही है, जो मिशाल होने नहीं देगा। तभी मिशाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, पहली बार किसी पर हक जताने का मन कर रहा है, पहली बार किसी तकलीफ से हमें फर्क पड़ रहा है, पहली बार खुद के अलावा कोई और अच्छा लग रहा है। सब कुछ पहली बार है और इस हर पहली चीज में सिर्फ तुम हो संख्या, हर जगह, हर बार। मिशाल की जुनूनी निगाहें बहुत कुछ कह रही थी और तबाही मचाने को आतुर हो रही थी। मिशाल के दिमाग पर संख्या का जुनून उसे पानी की जिद हावी हो चुकी थी और अब वो पीछे नहीं हट सकता था। तभी मिशाल ने बेहद डरावने तरीके से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और संख्या के हसीन चेहरे को याद करने लगा। अब संख्या की टैक्सी कॉलेज पहुंच गई थी। संख्या बाहर निकली और अपने कॉलेज को गौर से देखने लगी, जिसमें मिशाल बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। तभी संख्या ने अपने दिल को थामा और अंदर चली आई। उसके अंदर कदम रखते ही अपने कैबिन में बैठे मिशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। संख्या अंदर आई और सीधे अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई। आज उसकी दोस्त जिन्नी कॉलेज नहीं आई थी, लेकिन गौरव संख्या से बातें कर रहा था। संख्या बार बार रूम से गेट की तरफ देख रही थी, ये सोचते हुए कि वहां से मिशाल आने वाला है और वो कैसे उसका सामना करेगी। संख्या चुपचाप बैठी हुई है। अचानक से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसे बहुत खूबसूरत एहसास होने लगा। उसने अपनी बेताब और तलबगार निगाहों से गेट की तरफ देखा तो वहां से मिशाल रनावत क्लास के अंदर चला रहा था। मिशाल दूर से ही संख्या को ही देख रहा था। तभी मिशाल से नजरें मिलते ही संख्या का दिल खुश हो गया, पर उससे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने झट से अपनी नजरें झुका ली। संख्या की याद देखकर मिशाल घायल हो गया। उसके सिर पर दीवानापन चढ़ने लगा और वो तेजी से क्लासरूम के अंदर चला गया। मिशाल के अंदर आते ही सभी स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगे। इन बड़े बड़े बच्चों में संख्या कहीं खो गई थी और मिशाल को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मिशाल बेचैन हो उठा और उसे ढूंढने लगा तो संख्या स्टूडेंट की भीड़ में नजरें झुकाकर खड़ी थी। मिशाल ने गुस्से से सभी स्टूडेंट को नीचे बैठने के लिए कहा। सबके हटते ही मिशाल को बीचों बीच नजरें झुकाकर बैठी हुई संख्या दिखाई दी। संख्या को देखकर मिशाल खुश हो गया, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मिशाल कब से उसे देखे जा रहा था और सभी स्टूडेंट मिशाल को देखकर बातें बना रहे थे। नेहा से कुछ और हो नहीं पाया तो उसने संख्या को बदनाम करना शुरू कर दिया। उसने पूरे कॉलेज में ऐसी अफवाह फैला दी कि संख्या और मैथ्स के टीचर मिशाल रनावत के बीच नाजायज संबंध है। ये बात सब जगह आग की तरफ फैल गई। इसीलिए मिशाल और संख्या को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। क्या नेहा को संख्या को बदनाम करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या मिशाल और संख्या अब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या होगा जब दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चलेगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। संख्या और मैथ्स के टीचर मिशाल रनावत के बीच कुछ चल रहा है। ये बात सब जगह आग की तरफ फैल गई। इसीलिए मिशाल और संख्या को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। इससे सबका शक यकीन में बदल गया था और सब लोग कानाफूसी करने लगे थे। नेहा को संख्या और मिशाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये देखकर नेहा आग में जल रही थी। मिशाल संख्या को देख रहा था। तभी उसके कानों में स्टूडेंट की आवाज आने लगी। उसने तुरंत संख्या से नजरें हटाई और सबकी तरफ देखकर बोला, यहाँ पढ़ाई करने आते हो या दूसरों की बातें? उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट ने एक साथ सॉरी कहा। फिर मिशाल ने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब रह रहकर मिशाल संख्या की तरफ देख रहा था, जिसकी नजर अभी झुकी हुई थी और उसके गाल लाल हो रहे थे। तभी मिशाल ने सबको क्वेश्चन पूछना शुरू किया और कहा, जितना भी हमने आप सबको पढ़ाया है आज हम आप सबके मुंह से सुनना चाहेंगे। जिससे पूछेंगे वो खड़ा होकर जवाब देगा और जवाब गलत होने पर सजा के लिए तैयार रहना। मिशाल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ डर के मारे देखने लगे और मिशाल ने सबसे सवाल पूछा। कुछ ने जवाब दिया और कुछ डर के मारे अपनी जगह पर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी मिशाल की नजर गौरव पर पड़ी, जो बैठा हुआ कांप रहा था। मिशाल ने उसकी तरफ इशारा किया और डरावने तरीके से बोला, तुम खड़े हो जाओ। गौरव डर से और बुरी तरह कांपने लगा। संख्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे शांत करने लगी। उसके हाथ पर संख्या के हाथ को देखकर मिशाल का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाथ हटाओ। मिशाल की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और संख्या चीख गई। उसने तुरंत अपना हाथ थाम लिया और चुपचाप बैठ गई। तभी मिशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरव अब तुम बोलो वरना सजा भुगतो।
ये कहकर विशाल ने गौरव से मैथ्स का एक सवाल पूछा, जिसका जवाब गौरव नहीं दे पाया। ये देखकर विशाल के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। संख्या डरने लगी कि अगर विशाल ने उसके भूले भले दोस्त को कोई भी सजा दे दी तो क्या होगा। संख्या जमीन को देखकर जोर से घबराते हुए बोली, कुछ नहीं पता चलता है, मैं आज उसे पढ़ाते संख्या की बात सुनकर विशाल के कदम वहीं रुक गए और वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया और बिना किसी भाव के बोला, नीचे बैठ जाओ सब लोग। ये सुनकर संख्या ने चैन की सांस ली और अपने दिल पर हाथ रख लिया। तभी विशाल उसकी तरफ देखकर शिद्दत से बोला, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, बस तुम घबराओ मत, आपसे जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। विशाल की शिद्दत भरी बात सुनकर संख्या का दिल धड़कन करने लगा। तभी उसने अपनी नजरें उठाकर विशाल की तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई। उसकी आंखों के आंसू देखकर विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमसे ये सहन नहीं हो रहा। विशाल की बात सुनकर संख्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप बैठकर किताब देखने लगी। विशाल ने गहरी सांस ली और सबको पढ़ाने लगा। इस बार उसने संख्या की तरफ नहीं देखा और पूरी क्लास के दौरान उसने एक बार भी संख्या को नहीं देखा। क्लास का 1 घंटा गुजर गया और विशाल बिना कुछ कहे क्लास से चला गया। उसके जाते ही सभी स्टूडेंट ने चैन की सांस ली और एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी संख्या अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी तो नेहा जानबूझकर उसे सुनाते हुए बोली, देखो चलिए मैडम अपने हुस्न का जाल अपने टीचर पर बिखेरने। नेहा की बात सुनकर वहां बैठे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। संख्या ने जब ये बात सुनी तो नेहा की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नेहा उसे देखकर नफरत से बोली, इस तरह से देखने से तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं साबित हो जाएगा। हम सबको पता है कि तुम और विशाल सर आपस में क्या गुल खिला रहे हो। संख्या उसकी बात सुनकर दंग रह गई और गुस्से से बोली, तुम कितनी बेशरम हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हो, एक बार जाकर आईने में अपनी शक्ल क्यों नहीं देखती। नेहा गुस्से से खड़ी होकर बोली, तुम अपनी शक्ल का फायदा उठाकर लड़कों को फंसाती हो और मुझ पर उंगली उठा रही हो। तभी संख्या बोली, तुम्हारी गंदी नजर है विशाल सर के ऊपर और तुम ही उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश भी कर रही हो। वो तो सर है जो तुम्हें भाव नहीं देते, इसीलिए अपनी भड़ास इस तरह से निकाल रही हो। ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बोली, चुप रहो गंदी लड़की, तुमने न जाने कितनों को फंसाया है, कितनों के साथ धोखा किया है। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और विशाल सर के नाजायज संबंधी है। सर तो आखिर एक मर्द, उनकी क्या गलती है, पर इसने उनकी मर्दानगी का पूरा फायदा उठाया है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें संख्या। नेहा की बात सुनकर सभी स्टूडेंट संख्या को कोसने लगे और उसके बारे में बुरा भला कहने लगे। ये सब सुनकर संख्या की आंखों में आंसू आ गए। अब वो सबकी तरफ लाचारी देख रही थी। तभी गौरव आगे आया और घबराते हुए बोला, तुम सब ऐसा मत करो, संख्या को मत रुलाओ, वरना वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बहुत दर्दनाक मौत देंगे। वो अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी अमानत की आंखों में आंसू आए और उसे दुखी किया गया है। गौरव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट उसे घूरने लगे और एक लड़की ने तो गौरव के माथे पर चपत लगाते हुए बोला, अबे ओ बेवकूफ, तू सिर्फ अपने तुतलाने पर ध्यान दे, आया बड़ा संख्या का चमचा। उस लड़की की बात पर सभी स्टूडेंट जोर से हंसने लगे और संख्या और गौरव का मजाक उड़ाने लगे। अब संख्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और खून सी लाल आंखों से वहां मौजूद एक एक शख्स की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वालों और इस नेहा का साथ देने वालों, मैं तुम सबसे वादा करती हूँ, ऐसा दर्द तुम सबको भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारी रूह तक सुकून हासिल नहीं कर पाएगी। और इस नेहा के साथ तो इतना बुरा होने वाला है जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ मौजूद सभी कान खोलकर सुन लो और इस बात को कभी भूलना मत। इतना कहकर संख्या ने गौरव का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से ले गई। ये सुनकर क्लास में खड़े सभी स्टूडेंट चौंक गए थे। पता नहीं क्यों पर सभी को एक अजीब सा डर लगने लगा था। वहीं नेहा की भी हालत खराब हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। नेहा ने सभी स्टूडेंट की तरफ देखा और झूठा दिखावा करते हुए बोली, तुम सब कहाँ झूठी लड़की की बातों में आ गए, उसकी बात पर ध्यान मत दो, उसने सिर्फ बकवास की है और कुछ नहीं। इतना कहकर नेहा को सोचने लगी। तभी संख्या रोती हुई क्लास से बाहर आई और गौरव को लेकर गार्डन में जाकर बैठ गई। अब गौरव उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था पर संख्या का दिल दुखा हुआ था। तभी गौरव संख्या के आंसू पोंछकर मासूमियत से बोला, संख्या प्लीज तुम रोया मत करो, तुम किसी की अमानत हो, तुम्हें रोने का हक नहीं है। उन्हें पता चला तो वो सबको मार देंगे और तुम्हें क्या लगता है अभी हमें कोई नहीं देख रहा क्या। नहीं संख्या, उनकी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है और वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। संख्या बोली, तुम क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो, कौन है यहाँ जो हमें देख रहा है और हम किसकी अमानत है। गौरव बोला, उसका नाम नहीं लिया जाता वरना वो आ जाता है। संख्या घबराते हुए बोली, गौरव प्लीज इतनी अजीब बातें मत करो, पहले से बहुत परेशान है, पता नहीं तुम किसके बारे में बोलते रहते हो। गौरव बोला, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बस शांत हो जाओ और हमेशा मुस्कुराती रहो वरना वो तबाही मचा देगा। अब संख्या को गुस्सा आने लगा था। तभी वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और इधर उधर टहलने लगी। अब गौरव चुपचाप बैठकर संख्या को देखने लगा। तभी संख्या ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ अपना चेहरा करके बोली, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और आपको क्या हो गया है, आज कहाँ गुम हो गए हो, जो हमारी कोई फिक्र नहीं है आपको। पहले तो हर मुसीबत में आप हमें बचा लिया करते थे, फिर आज क्या हुआ है, आज उस नेहा के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने हमारे ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया। उसकी शिकायत उस शख्स तक पहुंच रही थी। उसने अपनी डरावनी लाल आंखें खोली, उसकी आंखें अंगारी बरसा रही थी। उस शख्स ने उसकी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए हद से ज्यादा गुस्से में बोला, तुम कहो और हम ना सुने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने अपने डरावने काले पंख फैलाए और आसमान में उड़कर पूरे कॉलेज को अपनी आंख भरी निगाहों से घूरने लगा। तभी उसकी नजर गार्डन में उदास खड़ी संख्या पर पड़ी। संख्या को देखते ही वो अंगारी बरसाती आंखें जुनून से भर गई। कुछ देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई थी और लगभग सभी स्टूडेंट घर के लिए निकल गए थे। नेहा अपनी कार में बैठकर आराम से घर जा रही थी। रास्ते में उसे सड़क किनारे अपनी कार से टिककर खड़ा विशाल दिखाई दिया। विशाल को देखकर नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी से बाहर निकलकर नेहा एक्साइटमेंट में पर थोड़ा डरते हुए विशाल की तरफ बढ़ने लगी। विशाल को देखकर नेहा की नीयत डोल रही थी। वो उसे पाना चाहती थी पर उसे डर भी लग रहा था, इसीलिए वो डरते हुए बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। नेहा की आवाज सुनते ही विशाल ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने देखकर बड़े डरावने तरीके से बोला, हमारे सीने में दर्द हो रहा है क्योंकि हमारे होते हुए उसकी झील सी आंखों में खून के आंसू बहे हैं। अब हम उनके गुनहगार को हद से ज्यादा तकलीफ देना चाहते हैं कि हमारे सीने और उसकी झील सी आंखों को सुकून मिल सके। विशाल की डरावनी बातें सुनकर नेहा को डर लगने लगा। विशाल पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त कितनी लाल और भयानक हो रही थी। नेहा को समझ पाती। इससे पहले विशाल बोला, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या तुम हमें हमारे घर तक छोड़ सकती हो। विशाल की बात सुनते ही नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यही तो चाहिए था कि वो जितना हो सके विशाल के करीब जा सके और विशाल ने सामने से एक कदम उसकी ओर बढ़ाया तो नेहा पीछे कैसे हट सकती थी। तभी नेहा खुशी से बोली, हाँ सर प्लीज आइए ना, मैं आपको छोड़ दूंगी। विशाल बिना उसकी तरफ देखे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला पर विशाल आगे जाकर बैठ गया। नेहा को बुरा लगा
पर वो जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गई और उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। उनसे थोड़ी दूरी पर ऑटो रिक्शा में बैठी संख्या ने ये सब देख लिया था। उसे मिशाल और नेहा की करीबी से बहुत बुरा लगा था। मिशाल जो नेहा से इतनी नफरत करता है, आज वो उसकी गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहा है, ये सब सोच सोचकर संख्या का दिल टूट गया। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। तभी उसने ऑटो वाले से कहा, भैया चलिए। संख्या की ऑटो आगे बढ़कर नूर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई, लेकिन संख्या को इस वक्त बहुत बुरा लगा था। जाने अनजाने वो अब मिशाल पर हक जताने लगी थी, इसीलिए वो मिशाल को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, और नेहा के साथ तो कभी भी नहीं। मिशाल नेहा की गाड़ी में क्यों बैठा था? क्या नेहा के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था? जाने अनजाने संख्या अब मिशाल पर हक जताने लगी थी, इसीलिए वो मिशाल को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। नेहा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। नेहा अपनी जगह पर बैठी बार बार आगे खामोश बैठे मिशाल की तरफ देख रही थी। उसे मिशाल की करीबी बहुत अच्छी लग रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, पर उसे मिशाल की वो धमकी याद आ रही थी, इसीलिए वो चुपचाप उसे देखकर ही खुश हो रही थी। तभी मिशाल ने ड्राइवर से कहकर गाड़ी को जंगल की तरफ बढ़ा दिया। तभी ड्राइवर और नेहा दोनों हैरान होकर मिशाल की तरफ देखने लगे, तो वो बिना किसी भाव से बोला, हमारा घर इसी जंगल में है। नेहा ने आसपास देखते हुए पूछा, अच्छा खैर काफी घना जंगल है, आपको यहाँ रहने में डर नहीं लगता क्या? नेहा की बात सुनकर मिशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी डरावनी निगाहों से सामने देखते हुए बोला, डर डर जिससे पैदा होता है उसे किसी और का डर नहीं होता। डर फैलाने वालों को डर से डर नहीं लगता। मिशाल की अजीब सी बात सुनकर नेहा को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिशाल के साथ सफर को एंजॉय करने लगी। उनकी गाड़ी हिले जंगल में घुसती जा रही थी और अब जंगली जानवरों के चीखने की आवाज आने लगी थी। ड्राइवर की हालत खराब होने थी, उसे बहुत डर लग रहा था। डर तो नेहा को भी लग रहा था, पर उसे मिशाल का साथ चाहिए था। उनकी गाड़ी आगे बढ़ती गई और कुछ देर बाद एक बड़ी सी गुफा उन्हें दिखाई दी। मिशाल उस गुफा को देखकर बोला, यहीं रोक दो। ये सुनते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बाहर देखने लगा, तो वहां तो कोई और घर नहीं था। नेहा भी हैरानी से बाहर देख रही थी, पर उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मिशाल गाड़ी से बाहर निकल आया और इस गुफा को बड़े डरावने तरीके से देखने लगा। तभी नेहा भी बाहर निकलकर मिशाल के पास खड़ी हो गई और उसने घबराते हुए पूछा, सर आपका घर कहाँ है? मिशाल ने अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया और बोला, यही है हमारा आशियाना। नेहा हैरानी से उस गुफा को देखने लगी, जिसके चारों तरफ घने पेड़ पौधे और ऊपर ऊंचा पहाड़ था। इसके अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। नेहा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगा था। उसका मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। नेहा अपनी सोच में गुम थी। तभी मिशाल अपनी गुफा के अंदर चला गया और नेहा उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने पीछे मुड़कर अपने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो बोला, मैडम ये आदमी मुझे बड़ा अजीब लगता है, आप वापस आ जाइए, घर चलते हैं। नेहा बोली, अजीब नहीं है, उसे बस गुस्सा ज्यादा आता है। ड्राइवर ने कहा, अजीब ही तो है, आज के जमाने में भी जंगल की पहाड़ी गुफा में रह रहा है, वो भी इन खूंखार जानवरों के बीच। मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से, वैसे भी कुछ देर में रात होने वाली है। नेहा बोली, तुम नहीं रुको, मैं उनको बाय बोल कर रही थी। ड्राइवर ने कहा, रुकिए मैं आपके साथ चलता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया और दोनों मिलकर गुफा के अंदर घुसे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा छाया हुआ था। अब दोनों घबराते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी नेहा चिल्लाई, विशाल साहब आप कहाँ हैं? मुझे आपसे बात करनी है। ड्राइवर अब तक बुरी तरह घबरा चुका था। उसने कहा, मैडम चलो ना यहाँ से, कितनी डरावनी जगह है ये। नेहा बोली, ठीक है चलो, मुझे भी डर लगा है, सर से कल बात कर लूंगी। वो दोनों पलटकर वापस जाने लगे तो उनके आगे सिर्फ दीवार थी, वहां कोई भी रास्ता नहीं था। तभी दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेहा बोली, कहीं हम दोनों रास्ता तो नहीं भूल गए? ड्राइवर बोला, मुझे भी यही लगता है, चलिए वहां पीछे से जाते हैं, वो रास्ता कहीं तो जाता होगा। वो दोनों उस रास्ते की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर भी उन्हें गुफा से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला और वो दोनों 1 घंटे तक यूं ही घूमने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों को अब बहुत डर लग रहा था। उन्हें गुफा के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी उनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों ने हमला कर दिया और उन्हें काटने लगे। अब ड्राइवर और नेहा बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। वो चमगादड़ उन्हें काटकर नोच रहे थे। अब वे दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से भागे। इस वक्त दोनों के गले पर, मुंह पर और हाथों पर काटने के निशान थे, जिनमें से खून निकल रहा था। नेहा बहुत रो रही थी और ड्राइवर की भी हालत बहुत खराब थी। कुछ दूर जाने पर नेहा रुक गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने महसूस किया कि काफी देर से ड्राइवर की आवाज नहीं आई थी। नेहा ने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। नेहा घबरा गई और ड्राइवर को इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसे नहीं मिला। अब नेहा बुरी तरह से रोकर, चीखने और भागने लगी। तभी उसे भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो नेहा घबराते हुए सामने देखने लगी। तभी सामने से एक खूंखार जंगली भेड़िया उसे दिखाई दिया, जो गुस्से और भूखी निगाहों से नेहा को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर नेहा की रूह कांप गई। वो अब कांपते हुए उस भेड़िए को देख रही थी। तभी अचानक से उस भेड़िए ने छलांग लगाई और नेहा के ऊपर हमला कर दिया और झटके से उसके पैर को काट लिया। तभी नेहा की दर्द भरी चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी और उसके पैरों से खून निकलने लगा। अब नेहा बुरी तरह से रो रही थी। तभी उसे भेड़िए के पीछे एक काला साया दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और वो बेहद आकर्षक और खतरनाक लग रहा था। तभी उसने नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींचकर नफरत से बोला, हमारी संख्या से दूर रहना। आज के बाद उसे तकलीफ देने का ख्याल तक अपने दिमाग में मत लाना, नहीं तो आज तो हमने सिर्फ झलक दिखाई है, अगली बार बेदर्द मौत के दर्शन करवा देंगे। उस साये की बात सुनकर नेहा बुरी तरह से कांप उठी। वो भेड़िया भी उसे काट रहा था। तभी उस साये ने अपनी मुट्ठी और कसकर भींच ली और डरावनी आवाज में बोला, हमारी अमानत हमारी मंजिल है, उससे हमें कोई दूर नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान देने का हक सिर्फ हमें है, ना कि तुम जैसे नामुराद इंसानों को। आज के बाद संख्या के उस पास भी मत भटकना। तुम्हारी वजह से अगर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। नेहा इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी सांसें अटक रही थी। भेड़िए ने उसके पैर को इस बार बेहद जोर से काटा तो वो दर्द से बेहोश हो गई। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, मैडम उठिए, क्या हुआ है आपको? मैडम। ड्राइवर काफी देर तक नेहा को उठाने की कोशिश करता रहा, जो अपनी सीट पर बेहोश पड़ी थी और उठ नहीं रही थी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया तो नेहा की तरफ का गेट खोलकर उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया। तभी नेहा को झट से होश आया तो वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी प्लीज। नेहा की ऐसी हालत देखकर ड्राइवर ने उसे हिलाते हुए पूछा, अरे हुआ क्या है मैडम आपको? ड्राइवर के हिलाने से नेहा होश में आई और अपने आसपास देखा तो देखकर दंग रह गई कि वो तो अपनी गाड़ी में आराम से बैठी हुई है। नेहा ने आसपास देखा तो मिशाल वहां नहीं था। तभी नेहा ने हैरान होकर पूछा, मिशाल सर कहाँ है? ड्राइवर बोला, मैडम वो तो कब के अपने इस अजीब से घर में चले गए, उनके जाते ही आप बेहोश हो गई थी, मैं कब से आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेहा ने डर के हमारे सामने देखा
तो उसे वही गुफा दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी। उसे देखकर नेहा फिर से डरने लगी और वो हड़बड़ाकर बोली, जितना जल्दी उसके यहाँ से चलो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, जल्दी चलो। अब तक ड्राइवर भी घबरा गया। तभी वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गया। उनके जाते ही उस गुफा के ऊपर पहाड़ पर वो काला साया खड़ा हो गया। तभी उसने अपने काले कपड़े को हटाया और डरावने तरीके से बोला, विशाल सिर्फ संख्या का है और संख्या सिर्फ विशाल की अमानत है। वो हमारी शैतानी लोग की होने वाली रानी है, हमारी जिंदगी है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी भी बेरहमी दिखा सकते हैं। इतना कहकर विशाल ने अपने पंखों को फैलाया और बड़े रौब से आसमान में उड़ते हुए पूरे शिमला शहर को अपनी लाल निगाहों से देखने लगा। इधर दूसरी ओर नूर रेस्टोरेंट में सामी और संख्या रेस्टोरेंट को लॉक लगाकर वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। संख्या कब से ऑटो रिक्शा वाले का इंतजार कर रही थी, पर उसे एक भी ऑटो रिक्शा नहीं मिला। तभी सामी ने उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, अभी तक नहीं मिला क्या? संख्या ने जवाब दिया, नहीं। सामी बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो और रोई हुई सी क्यों लग रही हो? हुआ क्या है बेटा? संख्या बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस हम थक गए हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर सामी ने कहा, हाँ बस ऑटो मिल जाए तो घर चलते हैं। वो दोनों ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगे। तभी कुछ देर बाद उनके आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी तो दोनों हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगे। तभी उसमें से विशाल रनावत बड़े रौब से बाहर निकल आए और सामी के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटी अब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी संख्या को वो सब याद आने लगा जब विशाल नेहा के साथ कहीं जा रहा था। ये सब याद आते ही संख्या को बहुत बुरा लगने लगा। वो मंजर याद आते ही उसे रोने की इच्छा हो रही थी। तभी उसने विशाल से अपनी नजर फेर ली। ये देखकर विशाल के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। अब वो बेताबी से संख्या की तरफ देखने लगा कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो ये लड़की उसके साथ बेरुखी क्यों दिखा रही थी। संख्या की बेरुखी विशाल से सहन नहीं हो रही थी। उसे इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा होता। तभी वो अपने जोश में संख्या की तरफ से पकड़ने के लिए बढ़े। क्या विशाल संख्या को पकड़ लेगा? क्या वो ये जान जाएगा कि संख्या वही लड़की है जिसे वो इंसानी दुनिया में तलाश कर रहा है? क्या संख्या खुद को उसे छूने से बचाने की? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रीति लिपि FM पर। संख्या की बेरुखी विशाल से सहन नहीं हो रही थी। उसे इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो जोश में संख्या को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा तो संख्या पीछे हट गई। ये देखकर विशाल को और गुस्सा आने लगा और वो मुट्ठी भींचकर गुस्से भरी आवाज में गरजते हुए बोला, हमसे दूर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विशाल की गुस्सैल आवाज सुनकर संख्या और सामी चौंक गई। वहीं सामी को समझ नहीं आया कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी सामी ने विशाल की तरफ देखा और हैरानी भरे लहजे में पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है? विशाल संख्या के चेहरे को जुनून और गुस्से से देखते हुए डरावनी आवाज में घुर्राया, अपनी बेटी से कह दीजिए हमसे दूरी ना बनाए, वरना हम बहुत बुरा कर सकते हैं। हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रही है आपकी बेटी, और इसे पता नहीं कि हम कौन है और किस हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब इससे दूरी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। विशाल की खतरनाक जुनूनी बातें सुनकर संख्या के दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। वहीं ये सब सुनकर सामी के होश उड़ गए थे। उसने हैरानी से संख्या की तरफ देखा जो नजरें झुकाकर खड़ी थी। तभी सामी ने संख्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और चिंता भरी आवाज में पूछा, संख्या ये सब क्या है? तुम्हारे टीचर ऐसे क्यों बोल रहे? संख्या ने परेशान होकर जवाब दिया, हमें खुद भी नहीं पता मां, हम तो खुद हैरान हैं कि इस बर्ताव से। संख्या की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा और जाकर अपनी गाड़ी को जोर से लात मार दी। सामी और संख्या उसे ऐसा करते देखकर दंग रह गई। तभी संख्या ने सामी का हाथ पकड़ लिया और डर भरी नजरों से विशाल की तरफ देखने लगी जो संख्या की बेरुखी से गुस्से में पागल हो रहा था। अब सामी को भी डर लग रहा था। विशाल की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई संकी इंसान हो और संख्या के पीछे पड़ गया हो। अब विशाल गुस्से से कार को लात मार रहा था और संख्या उसे देखकर उसके लिए परेशान हो रही थी। उसे डर था कि कहीं विशाल को चोट न लग जाए, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी विशाल रुका और तेजी से संख्या की तरफ बढ़ने लगा तो सामी उसके बीच में आ गई और सख्त लहजे में कहा, देखिए आपको जो भी बात करनी है कल सुबह कर लीजिएगा, फिलहाल हमें देरी हो रही है। विशाल को गुस्सा आ रहा था पर वो संख्या की मां के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, वरना संख्या उससे मन से दूर हो सकती थी। तभी विशाल ने अपनी डरावनी निगाहों से संख्या की तरफ देखा और जुनून भरे लहजे में घुर्राया, देखिए हम बेहद शांति से कह रहे हैं कि आप हमारे और संख्या के बीच से हट जाइए, हमें इससे बहुत जरूरी बात करनी है। सुबह से इसने हमें बहुत तड़पाया है, ये जानते हुए कि हम इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। विशाल की डरावनी और जुनूनी बातें सामी को बार-बार हैरान कर रही थी। उसे विशाल की बातों से अजीब सा एहसास हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि यही तो वो खूंखार शैतान है, यही तो वो बेरहम बादशाह है जो अपनी बुराई के लिए जाना चाहता है, जो इस डरावने शैतान लोग का मालिक है, जो इस इंसानी दुनिया में अपने शिकार को हासिल करने आया है पर एक लड़की के मोह में पड़ चुका है और अब उसके बिना रह नहीं सकता। संख्या की आंखें अब हैरानी से विशाल को देख रही थी। विशाल का जुनून उसे अपनी ओर खींच रहा था पर उसे बार-बार वो शाम वाली बात याद आ रही थी जब विशाल नेहा के साथ कहीं जा रहा था। अब विशाल फिर से संख्या की तरफ बढ़ने लगा तो सामी ने सख्ती से कहा, देखिए आप इस तरह से हमारी बेटी के पास नहीं आ सकते। तभी विशाल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, हम आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, ना ही उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हमें तो बस इसके आसपास होने से मतलब है। हम बस इसे जिंदगी भर अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं। इस पर हमारी नजर पड़ चुकी है पर वो नजर बुरी नहीं है, इसीलिए संख्या को हमें सौंप दीजिए, हम इसे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। विशाल की बातें खतरनाक होती जा रही थी जिससे सामी डर रही थी पर उसे विशाल की बातों में सच्चाई भी नजर आ रही थी। अब विशाल फिर से संख्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी संख्या जोर से चिल्लाई, हमसे दूर रहिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। संख्या की बात सुनकर विशाल को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब उस पर संख्या के लिए पागलपन सवार हो गया था और वो उससे दूर जाने की तैयारी में लगी हुई थी जो विशाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी विशाल ने अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में घुराया, लड़की तुम नहीं जानती हो हम कौन है और क्या कर सकते हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान लेकर तुम खुद को मुसीबत में डाल रही हो। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे पास हमें तुम चाहिए हो। संख्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया, लेकिन हमें आप नहीं चाहिए। ये सुनकर विशाल ने तीखी नजरों से पूछा, अच्छा तो यही बात अपने सीने पर हाथ रखकर कहो, तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे आसपास भी रहें। विशाल की बात सुनकर संख्या ने अपनी नजरें चुरा ली और विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि ये लड़की उसके बिना नहीं रह सकती पर झूठी बेरुखी दिखा रही है। संख्या और विशाल को देखकर सामी दंग रह गई थी। तभी वहां एक ऑटो रिक्शा वाला आ गया। संख्या ने देखा तो ऑटो को रोक दिया और अपनी मां को हल्के लहजे में कहा, मां आइए बैठे। सामी ऑटो के अंदर बैठ गई लेकिन संख्या जैसे ही अंदर बैठने लगी तो एकदम से वही रुक गई। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी कि जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही थी। संख्या ने अपने कदम पीछे ले लिए और कुछ सोचने लगी। तभी उसे बेहद करीब से एक महक आई जो काफी हसीन और आकर्षक थी। ये देखकर संख्या तुरंत समझ गई कि विशाल की महक थी। अब विशाल ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसे जुनून से देख रहा था। सामी विशाल के जुनूनी चेहरे को देखकर चौंक गई। उसने संख्या को जल्दी से अंदर बैठने के लिए चिंता भरी आवाज में कहा, पागल मत बनो, चुपचाप हमारे साथ चलो। संख्या ने शांत लहजे में जवाब दिया, मां आप आइए, हम थोड़ी देर में आएंगे। सामी ने गुस्से से पुकारा, पागल मत बनो, साथ चलो हमारे। संख्या ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, मां अपनी बेटी पर यकीन रखिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि जो इंसान
इस वक्त हमारे पीछे खड़ा है, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, इतना तो यकीन है हमें इन पर। संख्या की बात सुनकर विशाल पर दीवार पर छाने लगा। अब वो नशे में चूर होकर संख्या की पीठ उसके लंबे सुनहरे बालों को देख रहा था। तभी संख्या ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और प्यार भरे लहजे में कहा, भोलेनाथ पर यकीन रखिए, हम सही सलामत घर लौट आएंगे। सामने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, पर अपने वादे को तोड़ना मत, वरना हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। संख्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मां, एक आप ही तो है जो हमें सच्चे दिल से चाहती है, आपके लिए हमें खुद को सही सलामत रखना ही है। तभी सामी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कुछ ही देर बाद उसकी ऑटो वहां से चली गई। उसके जाते ही संख्या वो सब याद करने लगी जब मिशाल नेहा के साथ था। अब मिशाल संख्या के और पास आ गया और उसे बिना छुए जुनूनी भरी आवाज में बोला, हमारे लिए ही तुम्हें सही सलामत रहना है, वरना सोचो हमारा क्या होगा। ये सुनकर संख्या को गुस्सा आने लगा। वो मिशाल से कुछ दूर खड़ी हो गई और उसकी तरफ मुड़कर गुस्से में चिल्लाई, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। मिशाल उसकी तरफ बढ़ते हुए जुनूनी लहजे में बोला, कभी नहीं। संख्या एक कदम पीछे लेते हुए सख्ती से बोली, हमें आपसे दूर जाना है। मिशाल एक कदम आगे बढ़ते हुए जुनून भरे लहजे में जवाब देता है, हमें तुम्हारी बेहद कर पाना। अब संख्या का दिमाग खराब होने लगा। तभी उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, हम जीना नहीं चाहते, हमें आपने धोखा दिया है, गलती हो गई जो हमने आपके ऊपर इतना यकीन किया। संख्या की बात सुनकर विशाल की भौएं आपस में तन गई और वो गुस्से में गरज उठा, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं और बाकायदा दे भी रहे हैं, तुम्हें कभी नहीं दे सकते। संख्या ने दुखी होकर जवाब दिया, चिल्लाकर गुस्सा करके आप हमें झूठा साबित नहीं कर सकते, हमें सब पता है आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है। इतना कहकर संख्या दुखी होकर रोने लगी। संख्या को इस हाथ में देखकर मिशाल इतना बेचैन हो गया कि वो तेज तेज सांसें लेने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो संख्या को रोते हुए नहीं देख सकता था। तभी उसने बड़ी अजीब तरीके से अपने सीने को रखा जैसे उसे सांस ना दी। तभी मिशाल ने फिर से संख्या की तरफ देखा और शिद्दत भरे लहजे में कहा, संख्या तुम रोना बंद कर दो, वरना हम खुद को ही चोट पहुंचा देंगे। हमारा गुस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, हम तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। संख्या ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन आपने हमें दुखी किया है उसके साथ जाकर। ये सुनकर मिशाल को और गुस्सा आया और वो बेहद जोर से चिल्लाया, बेवकूफ लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे अलावा किसी से मतलब नहीं रखता। संख्या ने गुस्से में पुकारा, नेहा 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 नेहा। नेहा का नाम सुनते ही विशाल ने मुंह की ली और संख्या की तरफ आकर उसकी आंखों में डरावनी तरीके से देखकर घुटाया, ऐसी हालत की है हमने इसकी कि आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं दिखेगी और ना ही कभी हम दोनों के बीच आएगी। विशाल की इतनी डरावनी बात सुनकर संख्या डर गई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और घबराहट भरी आवाज में पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? संख्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपनी दाढ़ी को डरावनी तरीके से मसलते हुए बोला, तुम्हें रुलाया था ना उसने, तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए थे ना, हमारी अमानत को परेशान किया था ना उसने, तो आज उसकी ऐसी हालत है कि वो फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। और इस बार भी तो कसम है हमें हमारे इस जुनून की जो सिर्फ तुम्हारे लिए है कि हम उस लड़की को इतनी बेदर्दी और बेरहमी से मारेंगे कि ये पूरी इंसानी दुनिया धर धर कांप उठेगी। विशाल की आवाज सुनकर संख्या सहम गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पता नहीं विशाल ने नेहा के साथ क्या किया होगा, पर एक बात का सुकून था कि विशाल और नेहा के बीच कुछ और गलत नहीं था। क्या नेहा फिर कभी विशाल और संख्या के बीच में नहीं आएगी? क्या संख्या ये जान पाएगी कि वो जिसे पसंद करने लगी है ये वही शैतान है जो उसके खून का प्यासा है? सच जानने के बाद संख्या खुद को उस खूंखार शैतान से कैसे बचाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विशाल की बात सुनकर संख्या सहम गई थी। पता नहीं उसने नेहा के साथ क्या किया होगा, पर एक बात का सुकून था कि विशाल और नेहा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रही थी। संख्या इस वक्त अपने ख्यालों में गुम थी। तभी विशाल जुनून भरे लहजे में पूछा, ये बताओ कि हमने तुम्हें कब धोखा दिया? इसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? विशाल की बात सुनकर संख्या हड़बड़ा गई और इधर उधर देखकर नजरें चुराने लगी। तभी विशाल उसके हसीन चेहरे को देखकर कातिल मुस्कान के साथ बोला, जज्बातों के दिमाग से लड़ाई है जिसका कभी अस्तित्व भी हमने स्वीकार नहीं किया और आज वही चीख चीख कर कह रहा है कि विशाल संख्या सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। संख्या ये सुनकर दंग रह गई और विशाल की तरफ हैरानी से देखने लगी जो सच्ची शिद्दत और दीवानगी से संख्या को देख रहा था। दोनों की नजरें आपस में मिलने लगी और दोनों फिर से एक दूसरे में खोने लगे। संख्या को उसे देखते ही पता नहीं क्या हो जाता था। तभी संख्या अपनी झील सी हरी आंखों से विशाल की काली गहरी आंखों में देखते हुए जुनून भरे लहजे में पूछती है, यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है ना? विशाल हद से ज्यादा जुनून और शिद्दत से उसकी आंखों में देखकर जवाब देता है, इस दुनिया में हम सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम हमारी मंजिल हो। संख्या ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा, हमारे लिए क्या कर सकते हैं आप? विशाल ने डरावनी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए सबकी जान ले सकता हूँ और तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। संख्या ने गंभीर लहजे में पूछा, हमारे मरने के बाद क्या आप जी पाएंगे? विशाल ने गहरी उदासी के साथ जवाब दिया, मरना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी मौत से भी बदतर की। विशाल की बात सुनकर संख्या की आंखों में पानी भरा है। विशाल कितना जुनूनी और बेबाक था। उसकी बातें इतनी खतरनाक होती है कि उन्हें सुनते ही बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। तभी विशाल संख्या की आंखों में आंसू देखते हुए बेचैनी भरे लहजे में बोला, हमारा मकसद और मंजिल इसी दुनिया में है और हमें तुम दोनों को हासिल करना है जो बहुत जल्द होने वाला है। संख्या ने परेशान होकर पूछा, ऐसा क्या मकसद है आपका जो आप उसके लिए इतने बेताब है? विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी को मसलते हुए रहस्यमय लहजे में जवाब देता है, हमारा मकसद हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, इसीलिए वो हमारा खतरा बने उससे पहले हमें उसे हासिल करना होगा। विशाल की बात से संख्या को उसकी चिंता होने लगी। विशाल की जान को खतरा है, पता नहीं किससे। तभी विशाल ने संख्या के बेचैन चेहरे को देखकर आश्वासन भरे लहजे में कहा, हमारी जान कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो हमसे और बहुत कुछ ले सकती है, इसीलिए हमें उसे हासिल करना होगा। संख्या ने परेशान होकर कहा, इससे पहले कि वो आपके लिए खतरा बने आप उसका खतरा बन जाइए। संख्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जुनून भरे लहजे में बोला, क्या बात है, तुम्हें हमारी बहुत चिंता हो रही है? कहीं कोई बात है क्या जो हमसे छुपा रही हो? ये सुनकर संख्या झेप गई और झट से पलटकर खड़ी हो गई। विशाल कातिल मुस्कान के साथ उसकी पीठ को देख रहा था। अब विशाल संख्या की तरफ बढ़ने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी। संख्या के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। विशाल उसके करीब आ रहा था। संख्या के चेहरे पर इस वक्त हद से ज्यादा कातिल और हसीन मुस्कान थी, मानो वो विशाल के पास आने से खुश हो। संख्या की दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। अब विशाल उसके एकदम पास आ गया था। संख्या के बाल उड़कर विशाल के चेहरे पर आ रहे थे। विशाल की आंखें बंद हो गई और वो उसके बालों की हसीन खुशबू लेने लगा। विशाल ने अपनी आंखें खोली और आगे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार के कांच में दिख रहा था कि संख्या कितनी हसीन तरह से मुस्कुरा रही थी।
यही काफी था विशाल को पागल बनाने के लिए। अब विशाल संख्या को छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। उसे छूने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कान में भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही उसे पुकार रहे थे। जरूर कोई बात थी, वरना वो सब एक साथ मिलकर विशाल को नहीं बुलाते। उनकी आवाज सुनकर विशाल के हाथ हवा में ही रह गए। उस वक्त उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो ये नहीं भूल सकता था कि उसका इंसानी दुनिया में आना सिर्फ परी के लिए ही है। संख्या तो उसे अनजाने में मिल गई और उसकी जान से बढ़कर बन गई। तभी विशाल ने अपने गुस्से को काबू किया और शांत लहजे में कहा, संख्या हमें एक जरूरी काम से जाना होगा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। संख्या विशाल की तरफ मुड़ी और परेशान होकर पूछा, हमें घर नहीं जाना, हमें उनके साथ जाना है। कहाँ जा रहे हैं आप? विशाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम अभी अपने घर जाओ। संख्या ने बेचैन होकर पूछा, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? विशाल ने हल्के गुस्से से कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम यहाँ बैठा कर कुछ बताएं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। विशाल थोड़ा नाराज होकर बोला, जिससे संख्या को बुरा तो लगा और वो उदास होकर चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गए। विशाल भी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गया और तेजी से वहां से निकल गया। अब संख्या बार बार विशाल की तरफ देख रही थी, पर विशाल ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। संख्या को उसका बर्ताव बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। तभी उसने अपना मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। अब विशाल उसकी सिचुएशन समझ रहा था। तभी उसने एक गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, तुम्हारे अलावा किसी का हक नहीं होगा हमारे ऊपर। संख्या बिना उसकी तरफ देखे उदास होकर जवाब देती है, लेकिन आप किसी और के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं। विशाल ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, हम हमारे बीच के तमाम बातों को हटाने जा रहे हैं ताकि फिर कोई हमें तुमसे दूर न कर सके। इतना याद रखना, हमारा मकसद पूरा होते ही हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। विशाल की बात सुनकर संख्या दंग रह गई और हैरान होकर पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? आप हमें कहाँ और क्यों ले जाएंगे? विशाल कातिल मुस्कान लिए रहस्यमय आवाज में बोला, क्योंकि तुम हमारी हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा साम्राज्य होगा। संख्या को विशाल की बात का मतलब समझ नहीं आया, पर उसे अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि विशाल संख्या को लेकर हद से ज्यादा पागल और दीवाना हो चुका था। पता नहीं वो क्या क्या करने वाला था। संख्या वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसका घर आया। विशाल ने उसके घर के आगे गाड़ी रोक दी और संख्या की तरफ देखकर जुनून भरे लहजे में बोला, आते हैं बहुत जल्द तुम्हारे पास। ये सुनकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गई और खिड़की से विशाल को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, विशाल आप अपना ख्याल रखिएगा, क्या पता आप भी किसी की अमानत बन चुकी हो। तो इतना कहकर संख्या तेजी से भाग गई और घर के अंदर घुस गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सुनते ही विशाल का सीना ऊपर नीचे हो गया। संख्या जो बोल कर रही थी वो विशाल के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, ये बेहद खास बात थी। अभी वो कुछ कहता या करता, इससे पहले ही वो भाग गई और विशाल अपना जुनून और दीवानापन लिए वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर शिमला शहर से थोड़ा दूर ऊंचे पहाड़ पर सारे भेड़िए एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और उसके सरताज विशाल का इंतजार कर रहे थे। पास में विशाल के साम्राज्य यानी कि शैतानी लोग के कुछ आदमी भी सिर झुकाकर खड़े थे। अचानक वहां की जमीन हिलने लगी और आसमान में अपने बड़े काले पंखों को लहराता हुआ शैतान उन सबकी तरफ बढ़ने लगा। तभी विशाल धरती पर उतरा और गुस्से से अपने एक एक आदमी को देखने लगा। इस वक्त सबकी गर्दन झुकी हुई थी। तभी विशाल अपनी मुट्ठी भींचकर गुस्से में गरज उठा, कहा था ना जब वे इंसानों के बीच किसी जरूरी काम में व्यस्त हो तो तुम सब मुझे पुकारोगे नहीं। तभी शैतान लोग का एक आदमी आगे आया और सिर झुकाकर डर भरे लहजे में जवाब दिया, सरताज की जय हो, शैतान की हुकूमत कायम रहे। माफ कीजिए सरताज, हमें बिना बताए यहाँ आना पड़ा, पर बात थोड़ी जरूरी। दरअसल शैतान लोग में पूरी प्रजा अपने सरताज को पुकार रही है। सभी अब सरताज को वापस शैतान लोग बुला रहे हैं। साम्राज्य के शासक के बिना वहां की जनता कमजोर पड़ सकती है। उस शख्स को देखकर विशाल गुस्से से घबराया। हम अपने मकसद को अपने साथ लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। तब तक तुम और फामिका मिलकर सब कुछ संभालो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। शैतान की बात सुनकर उस शख्स ने अपना सिर झुका लिया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। विशाल ने सबसे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा और खुद थाई के पास खड़ा होकर शिद्दत भरे लहजे में बोला, तुम हमें मिल क्यों नहीं रही हो? न जाने कितने वक्त की और दूरी है हम दोनों के दरमियान, लेकिन हम इस दूरी को बहुत जल्द मिटा देंगे और तुम्हें ढूंढ लेंगे। विशाल एक थाई को देख रहा था। वहीं संख्या अपने रूम में बैठकर आराम से लेटी हुई विशाल के चेहरे को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना शिद्दत से उसे चाह सकता है। इस वक्त संख्या के गाल लाल हो रहे थे, उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो बार बार बस विशाल को याद किए जा रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। क्या होगा जब विशाल और संख्या को एक दूसरे की असलियत का पता चलेगा? सच जानने के बाद भी क्या संख्या उसे प्यार कर पाएगी या विशाल उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ कृति लेवी FM पर। विशाल को याद करते हुए संख्या का चेहरा लाल हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ जो भी उसके आसपास हो रहा था, उसे विशाल का साथ, उसका करीब होना अच्छा लगने लगा था। विशाल की बातों से साफ जाहिर हो चुका था कि वो संख्या से क्या चाहता है। अब संख्या मुस्कुरा रही थी, पर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो बेड पर बैठकर परेशानी से कुछ सोचने लगी। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी आंखें बंद की और उदास होकर कहा, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम आम इंसान नहीं है? हम विशाल को धोखा नहीं देना चाहते। वो हमें इंसान समझकर हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये गलत है। हमें उनसे सच नहीं छुपाना चाहिए। और यहाँ क्या ये जानने का कि हम एक परी है और हमारे पीछे एक खूंखार शैतान पड़ा है जो कभी भी हमें ढूंढकर यहाँ से दूर ले जाएगा। इतना कहकर संख्या भावुक हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और दुखी होकर जवाब दिया, नहीं विशाल, हम आपको धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता भी नहीं सकते। शायद जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। हम दोनों के बीच में शायद दूर होना ही लिखा है। संख्या ये सोचकर बेचैन हो गई। तभी वो बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर आसमान में चमकते हुए चांद को देखने लगी। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विशाल की वजह से उसे खुशी मिल रही थी, पर अब वो उस खुशी से भी दूर होना चाहती थी ताकि संख्या की वजह से किसी और को कोई दिक्कत ना हो, खासकर विशाल को। संख्या खिड़की के ऊपर बैठ गई और दीवार से सिर टिकाकर बैठी हुई खूबसूरत रात को देखते हुए विशाल को याद करने लगी। तभी संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से पानी की बूंदें छलक पड़ी। तभी संख्या ने आसमान को देखकर भावुक होकर पूछा, शैतान। संख्या का इतना ही बोलना था कि घने डरावने जंगल की गुफा में एक पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे खतरनाक शख्स की लाल आंखें झट से खुल गई। उसके माथे की नसें फूलने लगी और आंखों में अंगारे भभक उठे। तभी लाल आंखों से वो सामने देखते हुए गुस्से से गरज उठा, उसने हमें फिर से पुकारा है। आखिर चाहती क्या है वो? उसका शैतान से क्या संबंध है? हमें हमारे सवालों के जवाब जानने ही होंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। विशाल अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद वो वहां से गायब हो गया। संख्या ने देखा उसके पुकारने से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी वो बेड पर जाकर लेट गई। धीरे धीरे उसे नींद आ गई और वो अपनी दुनिया में खो गई।
तभी संख्या के रूम की खिड़की पर एक काला साया अंदर आ गया और ठीक संख्या के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी घुमाते हुए एक सन की आशिक की तरह संख्या के खूबसूरत और हसीन चेहरे को देखने लगा। संख्या इन सबसे अनजान अपनी नींद में खोई हुई थी। उसे सोते हुए देखकर विशाल के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक टेबल दिखाई दी। विशाल टेबल के पास आया और उस पर रखी किताब को देखने लगा। उन सारी किताबों में शैतान, उसकी दुनिया और उसकी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। विशाल ने गुरूर से कहा, जितना ही दुनिया हमारे बारे में जानती है उससे कई गुना ज्यादा है हम। हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। असीम और अनंत है हमारा शैतानी लोक, जिसके लिए हम किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अपने शैतान लोग को आज तक नहीं आने देंगे। विशाल ने किताब को टेबल पर रखा और वापस संख्या की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए रोकता, तुम्हें क्या मतलब है शैतान से? तुम्हें क्यों हमारे बारे में जानना है? हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं संख्या। विशाल संख्या के पास आया और घुटनों के बल बैठकर संख्या के चेहरे को बेहद करीब से देखने लगा, जिस पर शांति छाई हुई थी, जहाँ कोई हलचल, कोई छल कपट नहीं था। विशाल आकर्षक ढंग से फुसफुसाया, और जब हमारी नींद उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो? तभी संख्या जो भी नींद में थी सिहर उठी और कसमसाने लगी और करवट लेकर वापस सो गई। विशाल ने उसकी पीठ को देखा और कातिल मुस्कान के साथ कहा, उठो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम इस तरह सो नहीं सकती। संख्या की आंखें खुलने लगी, पर उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं दिया और संख्या भ्रमित होकर बोली, हे भोलेनाथ, हमें हो क्या गया? जब यहाँ वो है ही नहीं तो हमें उनकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? संख्या ने बिल्कुल कुछ दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगी। तभी विशाल जोर से चिल्लाया, इंसान को हमेशा अपने चारों तरफ देखना चाहिए, जरूर नहीं कि मुसीबत सामने से आई हो, अब तो किसी भी दिशा से आ सकती है, जैसे आज तुम्हारे पीछे से आई है। विशाल की आवाज सुनकर संख्या हैरान रह गई। उसने झट से अपनी आंखें खोलकर पलट कर देखा तो दंग रह गई। विशाल उसके बेड के पास बैठा हुआ उसे कातिल मुस्कान से देखे जा रहा था। तभी संख्या ने घूर कर कहा, आप क्या कैसे? विशाल ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया, बस तुमने पुकारा और हम चले आए। संख्या ने हैरान होकर कहा, क्या? विशाल खड़ा हुआ और अपने बालों में बड़े एटीट्यूड से हाथ फेरते हुए बोला, बस तुमसे मिलने आया था। क्या करें, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते ना। संख्या अपनी आंखों को मसलने लगी और भ्रमित होकर से पूछने लगी, अंदर कैसे आए? विशाल ने बेपरवाह ढंग से जवाब दिया, बस आ गया, इतना काफी होना चाहिए। क्यों आए, कब आए, कैसे आए, इतना सब कहने का हमारे पास वक्त नहीं है। अब संख्या अजीब नजरों से विशाल की तरफ देख रही थी। तभी विशाल उसकी टेबल से एक किताब लेकर संख्या के पास आया और वो किताब उसे दिखाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें इतनी मेहनत से कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है और तुम घर पर आकर क्या पढ़ती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बस इन फालतू की चीजों में ध्यान देना है। अब बताओगी ये सब क्यों पढ़ती हो तुम? विशाल के गुस्से को देखकर संख्या सहम गई और इधर उधर देखने लगी। विशाल उसके डर और सहमे हुए चेहरे को देखकर शांत होने लगा। तभी उसने गहरी सांस ली और नरम ढंग से पूछा, देखो, हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम ये सब क्यों पढ़ती हो? तभी संख्या ने उस किताब की तरफ देखा और हल्के ढंग से जवाब दिया, हम भी इन शैतानी से, इनकी शैतानी ताकतों से कोई मतलब नहीं है। हम तो उसे ऐसे ही कई बार रात में जब नींद नहीं आती तो पढ़ लेते हैं। बचपन से शैतान की कहानी सुनी है तो जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में शैतान कैसे होते हैं या फिर सिर्फ किताबों के पन्नों में ही मौजूद है। ये सुनकर विशाल के चेहरे पर काफी मुस्कान आई और वो उस किताब को साइड में रखते हुए रहस्यमय ढंग से बोला, हमें क्या पता इस ब्रह्मांड में क्या है और क्या नहीं। बेहतर तो यही है कि सब लोग अपनी अपनी दुनिया में ध्यान दें, क्योंकि किसी के पास अपनी शक्ति है, किसी को मिल सकता है, उसका अंदाजा हमें नहीं। ये सुनकर संख्या अपनी जगह से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और चांद को देखते हुए नफरत से बोली, नफरत करते हैं हम शैतान और उसके अस्तित्व से। संख्या की बात सुनकर विशाल के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। तभी उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने मन में चुपके से कहा, शांत हो जाओ विशाल, इसकी नफरत करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसे किसी भी कीमत पर अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारा पहला जुनूनी मकसद जो बन चुकी है ये। तभी विशाल संख्या की तरफ मुड़ा और उसके पास खड़ा होकर संख्या के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, जिस पर चांद की रोशनी चांद की तरह चमक रही थी। तभी विशाल ने जुनून से पूछा, इतनी नफरत क्यों करती हो उससे जिससे न कभी मिली हो वरना उसे जानती हो? संख्या ने गंभीर होकर जवाब दिया, कई बार किसी से नफरत करने के लिए उसे जानना जरूरी नहीं होता, उसका नाम और उसका काम काफी होता है। उसे नफरत करने के लिए जैसे कि उस शैतान का है, नाम में ही सिर्फ डर, मौत और खौफ है, जिसका मकसद ही बुराई है, उससे हमें नफरत ही हो सकती है। विशाल ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है काफी पढ़ लिया है शैतान के बारे में, पर जरूरी नहीं जो पढ़ा है वही सच हो। कई बार सच इतना गहरा और अलग होता है कि हम उसे जानकर भी समझ नहीं पाते। संख्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि वो बुराई का बादशाह है, उसके पास दिल नहीं है और वो कभी किसी का अच्छा नहीं करता, उसका मकसद बस बुराई है और सबको दुखी करना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शैतान कभी भी इंसान की दुनिया में ना आए और हम सबको यहाँ चैन से जीने दे। हमें बहुत डर लगता है इन सब बातों से। अब विशाल गौर से संख्या की बातें सुन रहा था। उसे बुरा तो बहुत लगा था कि जिस लड़की के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, वो लड़की उसकी असली पहचान से डरती है और उससे नफरत करती है। पर विशाल संख्या को खो नहीं सकता, वो उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। तभी विशाल ने गुस्से से कहा, तुम्हें सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी भी शैतान के। तभी संख्या ने विशाल की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो इस वक्त गुस्से से संख्या को देख रहा था। संख्या ने डरते हुए जवाब दिया, हम वही तो कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। विशाल ने तीखे ढंग से पूछा, और हमसे? विशाल की बात सुनकर संख्या के तन बदन में सिरहन पैदा होने लगी और उसे शर्म आने लगी। उसके बाद विशाल के सवाल का जवाब नहीं था। संख्या के चेहरे पर हंसी मुस्कान देखकर विशाल के बदन में चिंगारी पैदा होने लगी, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, उसकी धड़कनें तेज होने लगी और उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। अब विशाल एक बार फिर संख्या की तरफ बढ़ने लगा। संख्या उसके करीबी से सिहर उठी और उससे दूर जाने लगी। अब विशाल नशे में चूर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और संख्या उसे आकर्षक तरीके से देखते हुए पीछे हट रही थी। क्या विशाल आज संख्या को छू लेगा? क्या वो ये जान पाएगा कि संख्या कौन है? संख्या के साथ आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अब विशाल नशे में चूर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और संख्या उसे गहरी नजरों से देखते हुए पीछे हट रही थी। विशाल अपना एक कदम आगे लेता तो संख्या अपना एक कदम पीछे ले लेती। इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में जुनून से देख रहे थे। उन दोनों की बढ़ती करीबी बाहर के मौसम को भी बदल रही थी। बाहर तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। आसमान में चमकते चांद की रोशनी संख्या के कमरे में आ रही थी। तभी संख्या पीछे खिसकते हुए दीवार से सट गई
और तेज तेज सांसें लेते हुए मिशाल को देखने लगी, जो अपनी कातिल निगाहों से उसे देखते हुए उसके करीब आ रहा था। तभी मिशाल संख्या के एकदम पास आ गया। उसने अपने हाथ संख्या के दोनों तरफ दीवार पर रख दिए और जुनून से संख्या के चेहरे को देखने लगा। अब संख्या काफी असहज महसूस कर रही थी। मिशाल के शरीर से आती महक उसे दीवाना कर रही थी और वो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। मिशाल उसे देख रहा था और अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी करके घुमा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सनकी इंसान उसके सामने खड़ा हो। अब संख्या को अच्छा भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। मिशाल ने देखा कि हवा की वजह से संख्या के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। तभी मिशाल ने अपने होठों से संख्या के मुंह पर फूंक मारी, जिससे संख्या सिहर उठी। उसका रोम रोम खिल उठा। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो गई। उसके लिए ये सब कुछ काफी बेचैन कर देने वाला था। मिशाल संख्या की हालत देखकर समझ गया था और उससे दूर हो गया। मिशाल ने संख्या की तरफ पीठ कर ली। ये देखकर संख्या को बुरा लगा और उसने पूछा, क्या हुआ सर? मिशाल बिना मुड़े उदास होकर जवाब देता है, तुम खुश नहीं हो, तुम हमसे डरती हो, हमसे दूर जाना चाहती हो। संख्या ने घबराकर पूछा, सब ऐसा क्यों लगता है आपको, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मिशाल संख्या की तरफ मुड़ा और उसने गंभीर होकर कहा, कहने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे हैं। संख्या ने बेचैनी से पुकारा, सर। संख्या इससे आगे कुछ कहती, इससे पहले मिशाल के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर गई और वो बेहद डरावने तरीके से संख्या के चेहरे को देखने लगा। संख्या उसे देखकर दंग रह गई। अब उसे अजीब सा डर लग रहा था। मिशाल काफी अलग तरीके से उसके सामने देख रहा था और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी लग रही थी। संख्या को कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वो घबराकर बोली, क्या हुआ? इस वक्त मिशाल के चेहरे पर पागलपन और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। तभी उसने जुनून से भरी आवाज से कहा, लड़की, तुम चाहे हमसे डरो, हमारे साथ खुश ना हो, और एक बात याद रखना, आना तुम्हें हमारे पास ही है। हम किसी की राय और इजाजत नहीं लेते, हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। अब इस बार हमारे मन और दिमाग ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, खुशी से या जबरदस्ती से, वो तुम्हारी मर्जी है। मिशाल की धमकी भरी बातें सुनकर संख्या काफी हैरान थी। उसे पता नहीं था कि मिशाल इस तरह की बात कर सकता है और उसे जबरदस्ती ले जाने की बात कर सकता है। संख्या उसके गुस्से से डरती जरूर थी, पर वो इतनी कमजोर नहीं थी जो कोई भी आकर उसे धमकी देगा और वो चुपचाप सुन लेगी। तभी संख्या ने गहरी सांस ली और सख्ती से जवाब दिया, देखिए, हम डरपोक और लाचार लड़की नहीं है सर, जो आप कुछ भी कहेंगे और हम मान जाएंगे। मिशाल डरावने ढंग से गुर्राया, मानना पड़ेगा, जाओगी कहाँ? पताल से भी ढूंढ कर वापस ले आएंगे हम, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। संख्या ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आप तो जबरदस्ती और मनमानी पर कर आए हैं। मिशाल ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ सही है, और यही तो हमारा असली रूप है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर संख्या दंग रह गई। वो कुछ बोलती इससे पहले उसके रूम का दरवाजा बजने लगा। ये देखकर संख्या घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी सामी बाहर से चिल्लाई, संख्या दरवाजा खोलो, अंदर से किसी की आवाज आ रही है। सामी की बात सुनकर संख्या डर गई और उसने घबरा कर कहा, मिशाल प्लीज आप यहाँ से जाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। मिशाल ने कुछ नहीं कहा और उसी तरह जुनून से संख्या के चेहरे को देखता रहा। संख्या ने उसको देखकर परेशान होकर विनती की, प्लीज मिशाल हमारी ये बात मान लीजिए। मिशाल ने पूछा, हम तुम्हारी बात मान जाएंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? संख्या बेचैन होकर बोली, जो आप कहे वो, पर प्लीज अब यहाँ से चले जाइए। मिशाल ने कातिल मुस्कान के साथ कहा, अब तो तुमने कह दिया कि जो कहो वो हमें मिल जाएगा, तो अब तुम हमारा इंतजार करो और देखो हम क्या क्या करते हैं। अब संख्या हैरान होकर मिशाल के खतरनाक जुनूनी चेहरे को देख रही थी। तभी मिशाल खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैलाकर दीवानों की तरह बोला, संख्या, तुम सिर्फ हमारी हो, हम तुम्हें इतना दूर ले जाएंगे कि वहां से तुम कभी और कहीं नहीं जा पाओगी, वहां तुम हमारी दुनिया में कैद हो जाओगी हमारे साथ। मिशाल की बातों ने संख्या को अंदर तक हिला दिया। वो अपनी जगह पर जम गई। अब वो बिना पलके झपकाए मिशाल के जुनून और पागलपन को देख रही थी। तभी मिशाल खिड़की से कूद गया। ये देखकर संख्या डर गई कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी होगी। तभी संख्या तेजी से खिड़की के पास आई और नीचे देखा तो सहम गई। मिशाल बेहद आकर्षक और डरावने तरीके से अभी संख्या को देख रहा था। वो जमीन पर रौब से खड़ा था और उसकी कातिल निगाहें संख्या को घूर रही थी। अब संख्या को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। मिशाल बहुत खतरनाक और जिद्दी है। अब वो अपने पागलपन पर उतर आया है और पता नहीं आगे क्या करने वाला है। जो भी हो, पर संख्या को काफी सावधान रहना होगा। तभी उसने गहरी सांस ली और जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो सामी गुस्से से उसे देख रही थी। तभी वो अंदर आकर चारों तरफ देखने लगी पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सामी ने संख्या को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, कौन था तुम्हारे साथ? संख्या ने घबराकर जवाब दिया, कोई भी तो नहीं था माँ। सामी भी सख्त लहजे में बोली, संख्या हमसे झूठ मत बोलो, हमने मर्द की भारी आवाज सुनी है जो इस कमरे से आ रही थी। कौन था वो? संख्या ने सफाई देते हुए कहा, ओह तो आप इसकी बात कर रही हैं। अरे माँ, हम अपना फोन चला रहे थे, इसमें से आपको आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखिए, हम एक शो देख रहे हैं। सामी संख्या के फोन को देखने लगी पर उसे अभी भी शांति नहीं मिली। तो उसने पूरे कमरे को चेक किया। उसे जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उसने नरम होकर कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ, देर रात तक जागने की जरूरत नहीं है और हमसे कभी कुछ छुपाना मत। संख्या ने हामी से हिला दिया और सामी रूम से बाहर चली गई। अब जाकर संख्या ने चैन की सांस ली और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब संख्या को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मिशाल की बातें सामान्य नहीं थी। वो उसे साफ साफ धमकी देकर गया था। पता नहीं क्या होगा। संख्या को उसका साथ अच्छा लगने लगा था पर उसका इस तरह से धमकी देना और जबरदस्ती की बातें करना संख्या को डरा था। संख्या अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उदास होकर बोली, वैसे भी हम दोनों मिल नहीं सकते क्योंकि मैं आपकी तरह आम इंसान नहीं हूँ। एक बात के लिए मैं आपकी बात मानकर आपके साथ चली भी जाऊँ और आप तो खुद मुझे स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको और हमें कोई तकलीफ हो इससे पहले हमें आपसे दूरी बनानी होगी। पर न जाने क्या हो जाएगा। तो बहुत हो रहा है क्योंकि आपसे दूर जाने का ख्याल भी हमें रुला रहा है। पर जो सच है वो सच है। ये सोचते हुए संख्या बेड पर जाकर लेट गई और मिशाल के बारे में सोचने लगी। वही मिशाल गुस्से से आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ रहा था। आज उसका मन शुभ था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। संख्या से दूर जाने के ख्याल मात्र से उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे पता था कि वो एक इंसान नहीं है, एक खूंखार शैतान है जिससे संख्या नफरत करती है। तो मिशाल की सच्चाई जानने के बाद संख्या उसे कैसे अपनाएगी, कैसे उसके साथ आगे बढ़ेगी, यही सब सोच सोचकर मिशाल को गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त पूरी इंसानी दुनिया को तबाह कर देना चाहता था पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इसी दुनिया में उसका मकसद और उसकी संख्या मौजूद है। उसे अपने साथ ले जाना है। अगली सुबह संख्या आज कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि वो मिशाल का सामना नहीं करना चाहती थी। कल जिस तरह से मिशाल उसे धमकी देकर गया था वो संख्या को काफी बुरा लगा। अब वो उसे नाराज थी और साथ साथ उसे दूरी भी बना रही थी ताकि वो दोनों एक दूसरे के आदी ना हो जाए।
इस वक्त संख्या अपने रेस्टोरेंट में एक टेबल के पास बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर उसका ध्यान कॉलेज में ही था। उधर कॉलेज शुरू हो गया था और विशाल जुनून से संख्या का क्लास में आने का इंतजार कर रहा था। संख्या को देखने की तलब और बेताबी इस वक्त उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी विशाल वॉशरूम में आया और अपनी बासी नजरों से इधर उधर देखने लगा, पर उसे पूरे क्लासरूम में कहीं भी संख्या नहीं दिखाई दी। विशाल ने एक बार फिर से ध्यान से देखा, तब भी संख्या वहां नहीं थी। विशाल समझ गया था कि ये लड़की फिर से अपनी मनमानी और बेरुखी पर उतर आई है और जानबूझकर कॉलेज नहीं आ रही है ताकि विशाल से उसका सामना ना हो सके। ये सोचकर विशाल को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए गुस्से से गरज उठा, संख्या ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, इस बात से अनजान कि हम शैतान हैं। गुस्सा हमारी रग रग में बहता है जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से काबू किया है हमने, और तुम हमारे ही सिर चढ़ रही हो। इतनी आसानी से कैसे बच जाओगी तुम हमसे? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो। विशाल की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और बेमन से सभी को पढ़ाना शुरू कर दिया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। अंदर आते ही उसे दीवार पर जोर से मुक्का मारा जिससे दीवार ही हिल गई। अब विशाल के माथे की नसें फूलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहा था, ऊपर से संख्या उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ बेरुखी से पेश आ रही थी जो विशाल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोच लिया था कि अब उसे कुछ करना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा जब जाकर संख्या की अकल ठिकाने आएगी। विशाल संख्या के साथ क्या करने वाला था? क्या संख्या विशाल को खुद से दूर रख पाएगी या हो जाएगी उसके गुस्से का शिकार? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। विशाल ने सोच लिया था कि अब उसे कुछ करना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा तब जाकर संख्या की अकल ठिकाने आएगी। संख्या उदास बैठी हुई थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विशाल का ख्याल बार बार उसे बेचैन कर रहा था। काश विशाल उसकी जिंदगी में आया ही ना होता तो आज ये सब ना हो रहा होता। संख्या खामोशी से बैठी हुई थी। तभी सामी उसके पास आई और उसके चेहरे को देखकर पूछने लगी, किस बात से परेशान हो? कहीं किसी इंसान के प्यार में तो नहीं पड़ गई? संख्या ने अपनी जगह से खड़ी होकर घबराकर जवाब दिया, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी इंसानों से प्यार करना गलत है क्या? सामी ने गर्म होकर कहा, किसी से भी प्यार करना गलत नहीं है। हमने भी तो एक इंसान से शादी की है, भले ही अपने मन से नहीं की थी, पर आज इस इंसान के साथ हम खुश हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, हमारा और तुम्हारा ख्याल रखते हैं। ये बात अलग है कि हमने उन्हें कभी बताया नहीं कि उनकी पहली बीवी हमें परेशान करती है। संख्या ने उत्सुक होकर पूछा, माँ वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए पर हम फिर भी पूछना चाहते हैं कि क्या पापा तो एक इंसान है तो मैं परी कैसे बन गई? सामी ने संख्या के चेहरे को देखकर अपने मन में उदास होकर कहा, बेटा तुम्हारे माँ बाप दोनों ही इंसान नहीं थे, पर उस शैतान ने तुम्हारे पापा को मार दिया और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारी माँ हूँ और सुनिए तुम्हारी पापा बस। संख्या ने सामी के खोए हुए चेहरे को देखकर चिंता से पूछा, क्या हुआ माँ, आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी ना? सामी ने गंभीर होकर जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पापा भले एक इंसान है पर हम एक परी हैं और हमारी शक्तियाँ हमारी बेटी के अंदर आ गई हैं, इसलिए तुम आम इंसान नहीं है। हमारा परिणूप बहुत खूबसूरत है पर हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर अब शैतान का कब्जा है। सेनापति ने लालच में सब कुछ शैतान के हवाले कर दिया। अब हमारा वहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है इस इंसानी दुनिया में है और हमने एक फैसला लिया है। संख्या ने उत्सुकता से पूछा, कैसा फैसला माँ? सामी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम तुम्हारी एक अच्छे इंसान से शादी करवा देंगे। तुम्हें भी हमारी तरह अब इस इंसानी दुनिया में अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अब जल्दी से तुम्हारा घर बच जाए, हम बस यही चाहते हैं। संख्या शादी का नाम सुनकर दंग रह गई क्योंकि उसके दिल और दिमाग में विशाल घूम रहा था। संख्या ने परेशान होकर पूछा, माँ जी क्या क्या कह रही है? हम इंसान से शादी कैसे कर सकते हैं? हम तो एक परी है ना। सामी ने आश्वासन देते हुए, कर सकती हो, हमने भी तो की है और बाकायदा शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं सुनील के साथ, तो तुम भी कर सकती हो। हम करवा देंगे तुम्हारी शादी, बस एक बार सुनील शिमला वापस आ जाए। सामी की बात सुनकर संख्या को मन ही मन सुकून मिला। वो इंसान से शादी कर सकती है, मतलब वो भी एक आम जिंदगी गुजार सकती है। तभी संख्या के सामने विशाल का जुनूनी और आकर्षक चेहरा घूमने लगा और उसके गाल लाल हो गए। अब वो काफी दूर तक सोचने लगी थी और उसे क्या पता था कि विशाल खुद एक इंसान नहीं है। तभी सामी ने संख्या के माथे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, तुम चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, वो शैतान तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। संख्या ने हामी से हिला दिया और वापस अपनी पढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद सामी वहां से जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने संख्या को याद दिलाते हुए कहा, अरे हम जो बात करने आए थे वो तो भूल ही गए। संख्या जरा मार्केट से कुछ सामान ले आओ, ये लो लिस्ट, ये सारा सामान ले आना। संख्या ने हाँ कहकर लिस्ट ली और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। अब वो सड़क के किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। वहीं थोड़ी दूर एक शॉप की दीवार के पास खड़ा एक इंसान गुस्से और नफरत से संख्या को देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और गुस्से से घुर्राया, संख्या तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने और उस आदमी ने मिलकर मेरी इतनी इंसल्ट की, मुझे पीटा और धमकाया और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहां तक मुझे लगता है वो आदमी संख्या के लिए पागल है और संख्या के लिए कुछ भी कर सकता है, तो क्यों ना मैं उसकी संख्या को ही नुकसान पहुंचा दूं। इससे उस आदमी को तकलीफ होगी और मुझे सुकून मिलेगा। संख्या मैं तुमसे शादी करना चाहता था पर मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। अब तुम देखो कि नितिन ग्रोवर क्या क्या करता है। संख्या इन सबसे अनजान एक ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। अब नितिन भी एक ऑटो में बैठकर संख्या का पीछा करने लगा। तभी संख्या की ऑटो एक सुपरमार्केट के आगे जाकर रुक गई। संख्या मार्केट के अंदर गई तो नितिन भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां संख्या को बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब तक संख्या को पक्का यकीन हो गया था कि कोई तो जरूर है उसके पीछे। अब संख्या इस सबको इग्नोर करती हुई शॉप के सामान लेने चली गई और तेजी से वहां से चली गई। उसे आज अजीब सा डर लग रहा था और वो तेजी से वहां से लौट रही थी। तभी उसके सामने एक चट्टान जैसा शख्स आकर खड़ा हो गया जो गुस्से से संख्या को देख रहा था। संख्या उसे देखकर हड़बड़ा गई। इस वक्त उसके सामने खड़ा विशाल गुस्से से उसे घूर रहा था। अब जाकर संख्या ने चैन की सांस ली। उसे अब सुरक्षित महसूस हो रहा था क्योंकि विशाल उसके पास था। अब विशाल गुस्से से चिल्लाने ही वाला था कि तभी संख्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया आप यहाँ आ गए, आप हमें बहुत अच्छा लग रहा है, किसी का कोई डर नहीं है। संख्या की बात सुनकर विशाल का गुस्सा कहीं दब सा गया और उसने जुनून भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आइए चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर संख्या विशाल की तरफ देखकर मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। संख्या की मुस्कान ने विशाल के सीने को चीर दिया था। अब वो दीवानों की तरह उसे देख रहा था और वो आगे बढ़ती जा रही थी। विशाल के कदम अपने आप संख्या के पीछे पीछे चल रहे थे। संख्या बगल के एक छोटे से बगीचे में चली गई और एक बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी विशाल उसके पास आया और बोला, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें पता है आप हमसे गुस्सा है क्योंकि हम आज कॉलेज नहीं आए,
सच कहे तो हम डर गए थे आपके जुनून और दीवानगी को देखकर, इसलिए हमने आपके सामने ना नहीं बेहतर समझा। आज एक बात साबित हो गई कि हम कहीं भी चले जाएं आप वहां जरूर पहुंच जाएंगे और हमें हर मुसीबत से बचा लोगे। मिशाल और संख्या को देख रहा था, उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो संख्या को उठाकर कहीं दूर ले जाए। संख्या ने मिशाल की खामोशी देखकर चिंता से पूछा, हम उससे गुस्सा है? हम समझ सकते हैं, पर यूं चुप मत रहिए, चाहे तो हमारे ऊपर गुस्सा कर लीजिए। तभी मिशाल ने अपने हाथों से अपने चेहरे को मसल दिया। ये देखकर संख्या थोड़ा डर गई। उसी वक्त मिशाल ने अपनी दाढ़ी मसलते हुए दमदार आवाज में कहा, संख्या तुम सिर्फ हमारी हो, हम पागल हो चुके हैं तुम्हारे लिए, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें पाने से अब तुमसे बस हम इतना कहेंगे कि कुछ वक्त और ठहर जाओ, उसके बाद हम तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। मिशाल की जुनूनी बातें सुनकर संख्या सिहर गई, पर उसे खुशी भी मिल रही थी। संख्या ने अपनी जगह से खड़ी होकर नजरें झुकाकर कहा, हमारी माँ बहुत जल्द हमारी शादी करवाना चाहती है। संख्या की बात सुनकर मिशाल के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया। संख्या की शादी? ये सोचकर ही मिशाल का दिमाग खराब हो गया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी भींची और जोर से चिल्लाया, लड़के हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? उसकी चीख सुनकर संख्या बुरी तरह से डर गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कांपते हुए मिशाल की तरफ देखने लगी, जो गुस्से में पागल हो चुका था। अब संख्या डर के मारे पीछे हट रही थी और मिशाल गुस्से से चिल्ला रहा था। इतना कहकर मिशाल गुस्से से संख्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी संख्या ने जोर से चिल्लाकर विनती की, मिशाल प्लीज, हमें डर लग रहा है, रुक जाइए। संख्या की चीख सुनकर मिशाल के कदम वहीं थम गए, पर वो अभी भी संख्या को हद से ज्यादा गुस्से से देख रहा था। अब उसके माथे और हाथों की नसें फूल चुकी थी। गुस्सा उसकी आंखों में उतर गया था और वो तेज तेज सांसें ले रहा था। मिशाल की ऐसी हालत देखकर संख्या को बहुत दुख हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और मिशाल के पास जाकर खड़ी हो गई और प्यार से कहा, जो आप चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं, कितना गुस्सा मत कीजिए। मिशाल गुस्से से गिराया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी के बारे में सोचने की थी? संख्या ने नरम होकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी माँ ने हमसे ये कहा है, इसीलिए हमने आपको बस बताया है कि ये सब चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी माँ की बात से सहमत है। मिशाल ने गुस्से भरे नजर कहा, जो तुम्हारी माँ चाहती है वो हम होने नहीं देंगे, तुम सिर्फ हमारी हो। संख्या ने शांति कर हम इस बात से इनकार करते हैं मिशाल। अब मिशाल हैरान होकर संख्या की तरफ देखने लगा कि जो उसने अभी कहा क्या वो सच था? क्या संख्या भी ये मानती है कि वो सिर्फ मिशाल की है? अब मिशाल गौर से संख्या के चेहरे को देखने लगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सुकून और चैन दिखाई दे रहा था। तभी संख्या पलट गई और मिशाल की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। उसे मिशाल की नजरों की तेज से सिरहन हो रही थी और उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तभी संख्या ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर कहा, हम हमारी माँ की हर बात मानते हैं और वो हमारी शादी करवाना चाहते हैं। ये बात सबसे पहले हम आपको बताना चाहते थे, इसीलिए बता दिए। लेकिन इतना याद रखना, हमारी माँ हमारी जान है, वो हमारे लिए सब कुछ है। उन्हें छोटी सी भी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। मिशाल दांत पीसते हुए घुराया, और हम तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया को कुर्बान कर सकते हैं, सबको बर्बाद कर सकते हैं। संख्या की शादी की बात सुनकर अब क्या करेगा मिशाल? क्या वो गुस्से में संख्या की माँ को नुकसान पहुंचा देगा? नितिन, जो संख्या को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्या वो एक बार फिर से हो जाएगा शैतान के गुस्से का शिकार? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।